निर्णय आईएएस बाय ऑफिसर्स फॉर फ्यूचर ऑफिसर्स। नमस्कार, वेलकम टू द लेक्चर नंबर 4 ऑफ द नितिन सिंघानिया सीरीज। मुझे पता है आप लोग रेगुलरली हमारे वीडियोस देख रहे हैं। पहले 3 लेक्चर्स आपने देखे हैं और बाकी लेक्चर्स भी आप पूरे देखेंगे। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक जो है, जो हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज पॉवर्टी एंड इन इक्वालिटी। इट इज गोइंग टू बी एन ऑसम, सुपर ऑसम लेक्चर। प्लीज लाइक द वीडियो। नहीं, सुनना नहीं है, सिर्फ नीचे जाके यूट्यूब पे वो थम्स अप वाला बटन प्रेस करना है। कर दिया? चलें आगे। कर रहा हूँ, स्टार्ट करूँ मैं? देख लो, वो डन है ना। लेट्स बिगिन विद टुडेस चैप्टर, दैट इज पॉवर्टी। पॉवर्टी में हम मीनिंग ऑफ पॉवर्टी, कॉजेज ऑफ पॉवर्टी एंड टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, एस्टिमेशन मेथड। अलग अलग मेथड्स होते हैं पॉवर्टी एस्टिमेट करने के। प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस एस्टिमेट्स, आजादी से पहले भी गरीबी का आकलन करने की कोशिश की गई थी, आजादी के बाद भी गरीबी एस्टिमेट करने की कोशिश की गई। अलग अलग कमिटीज बनाई गई, अलग अलग रिफॉर्म्स लेकर आए गए। A lot of steps were taken. Similarly, बिलो पॉवर्टी लाइन का कॉन्सेप्ट होता है, वो हमें पढ़ना है। हमें पढ़ना है कि कैसे अमर्त्य सेन जी की कैपेबिलिटी अप्रोच पॉवर्टी के ऊपर अलग अलग अपनी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स को समझाती है। पॉवर्टी नापने के लिए रैंडमाइज्ड कंट्रोल्ड ट्रायल्स होते हैं कि भाई 140 करोड़ लोगों से तो नहीं पूछ सकते ना तुम गरीब हो या अमीर हो। तो छोटे छोटे स्केल पर कुछ रैंडम ट्रायल्स डेटा कलेक्शन के लिए कराए जाते हैं। हम इनइक्वालिटी का टॉपिक पढ़ेंगे, इनइक्वालिटी का कारण क्या होता है, इनइक्वालिटी मेजर कैसे करते हैं, आज इनइक्वालिटी आपको कैसे देखने मिलती है, इनइक्वालिटी का इंटरनेशनल लेवल पे इम्पैक्ट क्या होता है, और गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स उठाए हैं इनइक्वालिटी कम करने के लिए। ये इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 4 का एक समरी है। चलिए शुरू करें। सबसे पहली बात, मीनिंग पर आते हैं। गरीबी का मतलब कहीं ना कहीं हम सब लोग जानते हैं। वी ऑलरेडी नो व्हाट इज पॉवर्टी। पॉवर्टी एक ऐसी कंडीशन है, मैं एक ऐसी सिचुएशन कह सकता हूं, जहां पर फाइनेंशियल रिसोर्सेस या पैसे की कमी है। पर सिर्फ पैसे की कमी होना ही गरीबी नहीं होती है। ओनली लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज इन इटसेल्फ इज नॉट पॉवर्टी। जब कोई भी इंसान वो अपनी बेसिक नेसेसिटी, रोटी कपड़ा मकान जैसी बेसिक जरूरतें नहीं पूरी कर सकता, तब कहीं ना कहीं हम उनको गरीब कहते हैं। बेसिक नेसेसिटीज में फूड क्लोथिंग शेल्टर, रोटी कपड़ा मकान आ जाता है। गरीबी की ये डेफिनेशन मुझे सबसे एक्यूरेट और सबसे लॉजिकल लगती है, जिसमें हम मिनिमम लेवल ऑफ इनकम को देख पाते हैं। हम देख पाते हैं कि क्या मिनिमम लेवल ऑफ इनकम लोगों को चाहिए और क्या वो मिल पा रहा है। अगर नहीं मिल पा रहा तो गरीबी है। इंडिया में गरीबी आकलन, एस्टिमेशन का काम नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एनएसओ करता है, एमओएसपीआई के अंडर। एनएसओ क्या है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री है बकायदा, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन एंड प्रोग्राम, योजना कार्यान्वयन एवं सांख्यिकी मंत्रालय। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन प्रीलिम्स में सवाल बन सकता है। इंडिया में पावर्टी एस्टिमेशन का काम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करता है, गलत। एमओएसपीआई के तहत एनएसओ करता है। पहले तो पुराने जमाने में पहले तो प्लानिंग कमीशन होती थी, मेन अथॉरिटी जो पावर्टी के रिलेटेड एस्टिमेट्स को, डेटा को पब्लिश करती थी। पर आज के टाइम पे हर महीने गरीबी का डेटा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के द्वारा, एनएसओ के द्वारा पब्लिश किया जाता है। पावर्टी एस्टिमेट्स आर कंपाइल्ड नाउअडेज बाय दिस बॉडी। ये बात आपको याद रखनी है दोस्तों, ठीक है जी। इनके द्वारा बताया जाता है इंडिया में कितने गरीब हैं और गरीबी का कारण क्या है। वैसे गरीबी का कारण क्या होता है? व्हाट आर द कॉजेस? सोचिए, व्हाट आर द रीजंस? आई एम श्योर कुछ ना कुछ कॉजेस तो आप क्लियरली बता ही पाएंगे। एक तो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव, एक सबसे बड़ा रीजन मेरे हिसाब से वो है कि इतिहास हमारा कुछ ऐसा रहा है, ब्रिटिशर्स ने इतने साल हम पे राज किया,
और वो जो हिस्टोरिकल कॉलोनियल लेगेसी चल रही है ना ब्रिटिशर्स की आज भी, उसकी वजह से इंडिया आज भी एक गरीब देश है। अंग्रेजों से हम तो सोचते हैं रेलवे मिला और इतना कुछ मिला, बेटा करप्शन भी मिला और गरीबी भी विरासत में मिली है। तो एक हिस्टोरिकल कॉलोनियल पास्ट या लेगेसी चली आ रही है आज भी। क्योंकि देखो, अंग्रेजों ने हमारे एग्रीकल्चर इंप्रूवमेंट के लिए कुछ खास पैसा कभी लगाया नहीं, हमारे डेवलपमेंट के लिए कुछ खास पैसा कभी लगाया नहीं। दूसरी बात, अर्बन और रूरल एरियाज में जो रिसोर्सेज का डिफरेंस, जो गांव में रिसोर्सेज की कमी रहती है और जो शहरों में रिसोर्सेज अवेलेबल रहते हैं, ये भी एक गरीबी का कारण है। शहरों में वो रिसोर्सेज हैं, गांव में नहीं है। रूरल एरियाज के अंदर भी हमें हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, ऐसी फैसिलिटी क्रिएट करनी होगी, वरना वहाँ के लोगों को शहरों में माइग्रेट करना पड़ेगा, और शहरों में जब उन्हें काम नहीं मिलेगा, जब अनएम्प्लॉयमेंट का सामना करना पड़ेगा, तो गरीबी ऑटोमेटिकली और बढ़ेगी। अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, गरीबी भी बढ़ेगी। अच्छा, अनएम्प्लॉयड क्यों है भाई? क्यों नहीं ढूंढ पा रहे हैं काम? काम क्यों नहीं मिल पा रहा है? बिकॉज एजुकेशन लेवल पुअर है, एजुकेशन इज पुअर। एक ये भी प्रॉब्लम है, एजुकेशन इज पुअर। और इस वजह से हमारे देश में एक इनकम इनइक्वालिटी चलती हुई आ रही है। गरीब के पास रिसोर्सेज की कमी और अपॉर्चुनिटी की कमी है, अमीर के पास खूब रिसोर्सेज है, खूब रिसोर्सेज है, कोई कमी नहीं है। इनकम इनइक्वालिटी है, जहां पे पुअर हैज लिमिटेड रिसोर्सेज कम है, और अमीरों के पास खूब रिसोर्सेज हैं। अब मेरे को एक मूवी हमेशा याद आती है, ऋतिक रोशन की, सुपर 30, जिसमें वो आनंद कुमार एक टीचर हैं, उनका कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। उनके पास इतने पैसे नहीं थे दोस्तों कि वो इंडिया से बाहर जाके अपनी पढ़ाई ऑक्सफोर्ड जैसे कॉलेज में कर सके, और उन्हें अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। तो ये साफ दिखा रहा है कि गरीब अपने रिसोर्सेज की कमी की वजह से, पैसे की कमी की वजह से एजुकेशन जैसी चीज को भी छोड़ देता है और गरीबी में जूझ जाता है। पर अमीर वही अपॉर्चुनिटीज प्राप्त कर लेता है, एंड विच द पुअर इज नॉट एबल टू विच द विच द पुअर इज नॉट एबल टू डू इट। पुअर के पास तो रिसोर्सेज, कभी अपॉर्चुनिटी और रिसोर्सेज आ ही नहीं पाते। एक रीजन हमारे देश का सोशल स्ट्रक्चर भी है, कास्ट हायरार्कीज भी हैं, जिसकी वजह से हिस्टोरिकली कई हमारे ऐसे समाज, बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, वो पुअर रहे, इनफैक्ट विमेन भी पुअर रही। तो समाज का भी एक एंगल आता है, एक रिजिड सोशल स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रिक्ट सोशल स्ट्रक्चर है, जहाँ पे मेल और फीमेल की गरीबी का कारण है कि भाई फीमेल एक पैट्रियार्कल माइंडसेट का पार्ट रही है। ठीक है जी। SC ST OBCs के साथ हमेशा भेदभाव हुआ, एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज मिली नहीं, और इस वजह से वो ज्यादा अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर नहीं कर पाए। अचानक से बढ़ी हुई हमारी देश की पॉपुलेशन भी एक फैक्टर बनती है। सडन अनकंट्रोलेबल राइज इन पॉपुलेशन इज ऑल्सो अ रीजन, जहां पे भाई खाने वाले मुंह बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए, पॉपुलेशन राइज होते होते, और अब इतने लोगों को फीड करना, रिसोर्सेज बना के चलना हमारे प्लेनेट के लिए बड़ा डिफिकल्ट होता है दोस्तों। इसलिए अल्टीमेटली हम एक पावर्टी ट्रैप में फंसे रहते हैं, जहां पे इकोनॉमी के अंदर रिसोर्सेज की कमी है। रिसोर्सेज की कमी की वजह से कई लोग, जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है उसमें अनइक्वल है या इनइक्वालिटी का सामना कर रहे हैं, जिन तक रिसोर्सेज कभी पहुंच ही नहीं पाते, डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं हो पाते इन तक कभी भी। एक इसकी वजह से प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है कि वो पैसा कभी भी सेव नहीं कर पाएंगे, जॉबलेस रहेंगे, नौकरियां नहीं रहेंगी, इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, कोई बिजनेस नहीं खोल पाएंगे अपना, ऐसा कुछ नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे भाई, कोई बिजनेस नहीं करेंगे, तो देश की इकोनॉमिक ग्रोथ अपने आप कम होगी। देश की इकोनॉमिक ग्रोथ अपने आप कम होगी दोस्तों, तो इससे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि देश की इनकम कम होगी। देश की इनकम कम होगी दोस्तों, तो देश के अंदर पावर्टी बढ़ेगी, और देश में पावर्टी बढ़ेगी दोस्तों, तो हम फिर से रिसोर्सेज की कमी की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं होगा कि हम देश में अलग अलग रिसोर्सेज क्रिएट कर सकें। रिसोर्सेज मतलब रोटी कपड़ा मकान। तो रोटी कपड़ा मकान ना होना, गरीबी होना ही प्रॉब्लम की शुरुआत थी, और वही एक ऐसे ट्रैप में फंसा के रखती है कि आप गरीब हो तो एजुकेशन नहीं, हेल्थ पुअर, पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाओगे, उसके लिए पैसे नहीं थे, हेल्थ के लिए पैसे नहीं है, अच्छी हेल्थ नहीं क्रिएट कर पाओगे, इनकम लेवल नहीं राइज हो पाएगा, आपका इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं बढ़ पाएगी। आपस में एवरीथिंग इज कनेक्टेड, और एक ट्रैप में फंस जाते हो।
कई लोग तो जनरेशन तक पावर्टी के ट्रैप में रहते हैं, जिसे जनरेशनल पावर्टी कहते हैं। जनरेशनल पावर्टी का ही मतलब है कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन गरीबी ट्रांसफर हो रही है, गरीबी मूव हो रही है, जिसे हम कहते हैं जनरेशनल पावर्टी। और इस जनरेशनल पावर्टी के कर्ज को हम ब्रेक करना चाहते हैं। तो ये तो हमारा पहला टॉपिक था। अब हम अगले पिलर पे चल रहे हैं इस चैप्टर के। अब पावर्टी के अलग अलग टाइप्स होते हैं, पर दो टाइप सबसे मुख्य हैं, सबसे मेन है। एब्सोल्यूट पावर्टी एंड रिलेटिव पावर्टी। दीज आर द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर्टी। सबसे पहला, एब्सोल्यूट पावर्टी के अंदर आप गरीबी नाप रहे हो पूर्णतः। मतलब बेसिकली आप देख रहे हो कि हु आर दोज पीपल हु आर डिप्राइव्ड ऑफ बेसिक ह्यूमन नीड्स। वी आर चेकिंग who are the people who are the people who are deprived of basic human needs. Who are deprived of basic human needs. ना उनके पास फूड है, ना क्लोथिंग, ना शेल्टर, रोटी कपड़ा मकान, साफ सफाई नहीं है, झुग्गियों में रह रहे हैं, हेल्थ और एजुकेशन पुअर है, जिनके पास इतना पैसा नहीं कि ये बेसिक चीजें खरीद पाए। इनको नापने के लिए ना हम पावर्टी लाइन जैसा एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। अब आप पूछोगे सर ये पावर्टी लाइन क्या है? ये एक इमेजिनरी नंबर है, एक इमेजिनरी लाइन है, जो वैसे तो इमेजिन की जा रही है, बट इसका एक इकोनॉमिक और साइंटिफिक बेस होता है बेटा। अलग अलग इकोनॉमिस्ट, अलग अलग एक्सपर्ट्स पावर्टी लाइन किसी देश में कितनी होनी चाहिए, विच इज लाइक दैट मिनिमम इनकम लेवल, कि इतना तो कमाना ही चाहिए। अगर आप खुद को गरीब नहीं कहलवाना चाहते तो इतना तो कमाओ ही कमाओ। यू शुड अर्न दिस मच सो दैट यू आर नॉट कॉल्ड एज पुअर। लेट्स से दिस मिनिमम इनकम लेवल इज 3,000 रुपीज पर मंथ। If you earn this much, you are not poor, you are above poverty line. But if you are not even able to earn 3,000 rupees per month, आप इतना भी नहीं कमा पा रहे, तो आप पूर्णतः गरीब हैं, एब्सोल्यूट पावर्टी का सामना कर रहे हैं, एंड यू आर बिलो द पावर्टी लाइन। ये लाइन बना दी है, लाइन के नीचे हो आप, बिलो द पावर्टी लाइन, आप बिलो पावर्टी लाइन हो। तो इतना पैसा मान लो 3,000 रुपए हमने एस्टिमेट किया है। इकोनॉमिस्ट, साइंटिस्ट, दे एस्टिमेट दिस डेटा। इतना पैसा तो रिक्वायर्ड है। दिस इज द अमाउंट विच इज रिक्वायर्ड, दिस इज द लेवल ऑफ इनकम विच इज रिक्वायर्ड टू फुलफिल बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। सारी जरूरत है भाई, 2 वक्त का 3 वक्त का खाना मिल सके, रोटी मिल, चावल मिल सके, रोटी मिल सके, सर पे छत हो, पहनने को कपड़े हो। अगर इतना कुछ चाहिए तो 3,000 रुपये महीना ये अज्यूम किया जा रहा है, और फिर देखा जा रहा है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आ जाती है कि मैं आंख बंद करके अगर 3,000 रुपये महीने की इनकम देखूं कि कोई 3,000 रुपये कमा रहा है, नहीं कमा रहा है, तो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो तो पैसा नहीं कमाते, क्या आप उन्हें गरीब बोलोगे? उनके ऊपर पैसा खर्च दिया जा रहा है पेरेंट्स के द्वारा, दे आर नॉट पुअर। सेकेंड पॉइंट, जो बूढ़े लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो डिपेंडेंट हैं बेसिकली ऑन देयर फैमिली मेंबर्स, कैन यू कॉल देम पुअर? as you have given a criteria that your income should be 3,000. if your income is not 3,000 you are poor. ठीक है ना? तो भाई कुछ लोगों की तो इनकम है ही नहीं, तो क्या वहां कंसिडर करोगे? तो वहां बेटर है कि आप कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देखें। उस केस में आप उनके ऊपर, उनके परिवार के ऊपर कितना खर्चा हो रहा है, कितना वो उपभोग कर रहे हैं, पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देखें, ताकि वो एक मिनिमम लिविंग कंडीशन प्राप्त कर पा रहे हैं या नहीं, आप ये पता लगा सकते। अब दिस पॉवर्टी लाइन कैन बी डिफरेंट फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। बिहार में अगर कुछ पर्टिकुलर इनकम चाहिए पूरा महीना गुजारने के लिए तो वो अलग होगी, कर्नाटका के बैंगलोर शहर के मुकाबले, महाराष्ट्र के मुंबई शहर के मुकाबले, दिल्ली के मुकाबले। हर जगह मकान के किराए अलग होते हैं, खाने पीने का रेट अलग होता है, तो इट कैन वैरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। ऐसे ही ये कंट्री टू कंट्री भी अलग हो सकता है दोस्तों।
क्योंकि भाई वही है ना, लेवल ऑफ इनकम अलग अलग जगहों पे अलग अलग है, लेवल ऑफ सेविंग अलग अलग जगहों पे अलग अलग है। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से आज फिलहाल अभी के लिए अगर हम पर कैपिटा पावर्टी लाइन देखते हैं, तो अगर आप दिन का $2.15, जो ऑलमोस्ट 200 रुपए के आसपास आता है, अगर आप दिन का 200 रुपए नहीं कमा पा रहे हो तो आप पावर्टी लाइन के नीचे हो, या कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा है इतना आपके ऊपर, तो आप पावर्टी लाइन के नीचे हो। ऐसा मैं नहीं कह रहा, वर्ल्ड बैंक कह रहा है, और ये लगभग 200 रुपए बैठता है, डॉलर को रुपए में कन्वर्ट करते हैं हम तो, और आप गरीबी का सामना कर रहे हो। तो इससे एक पावर्टी लाइन क्रिएट हो पाई है $2.15 पर डे की। अगर इसके नीचे हो तो यू आर फेसिंग अ प्रॉब्लम ऑफ एक्सट्रीम पावर्टी एज पर वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक यहाँ पे एक्सट्रीम पावर्टी शब्द यूज करती है, ये वर्ल्ड बैंक की परिभाषा है। तो ये है आपका पावर्टी लाइन। पावर्टी लाइन पूरी हमारी पॉपुलेशन को हैव और हैव नॉट्स में, अबव पावर्टी लाइन और बिलो पावर्टी लाइन में बांट दे रही है, ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसका एक ऑल्टरनेट मेथड और होता है गरीबी नापने का, जो कि इंसिडेंस ऑफ पावर्टी को नाप रहा है। मतलब बेसिकली पॉपुलेशन की कितनी परसेंटेज पॉपुलेशन है उसको नाप पाएगा, परसेंटेज ऑफ पीपल हु आर लिविंग एज बिलो पावर्टी लाइन। पहले तो अभी आपने पावर्टी लाइन देखा है ना, दूसरा अब आप देखने जा रहे हैं पावर्टी लाइन के बाद हेड काउंट रेशो। इट इज द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जिनको आप पुअर मान रहे हो। तो ये बेसिकली इंसिडेंस ऑफ पावर्टी हुआ कि देश में अभी भी कितने परसेंट लोग गरीब हैं। आपको ये आइडिया इंसिडेंस ऑफ पावर्टी का डेटा मिल पा रहा है थैंक्स टू द हेड काउंट रेशो, जिसको पावर्टी इंसिडेंस रेशो भी कहते हैं। क्वेश्चन बनेगा प्रीलिम्स में, ये क्या मेजर करता है? इट इज मेजरिंग द परसेंटेज ऑफ पीपल हु आर लिविंग एज बिलो पावर्टी लाइन, गरीबों की एक्चुअल परसेंटेज। ये बता पाता है कि एक देश का कितना परसेंट हिस्सा गरीब है। इसको पावर्टी इंसिडेंस रेशो इसलिए कहा जाता है दोस्तों, ठीक है ना। वर्ल्ड बैंक ने पावर्टी लाइन बनाई थी $2.15। अब वो कह रहा है कि $2.15 से कम नीचे कमाने वाले गरीब हैं, उससे ज्यादा कमाने वाले गरीब नहीं है। तो वो पॉपुलेशन के नंबर की बात नहीं कर रहा था, हेड काउंट रेशो पॉपुलेशन के नंबर की, परसेंटेज की बात कर रहा है। ओके, दीज आर द पीपल हु आर कंसिडर्ड एज बिलो पॉवर्टी लाइन। देश की बीपीएल पॉपुलेशन है। हेड काउंट रेशो विल मेजर द इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। एक टाइम पे इंडिया का 40 से 50% पॉपुलेशन गरीब था, और आज हम इसे रिड्यूस कर पाए हैं। वी आर एबल टू रिड्यूस इट मच फर्दर। प्लीज इस चीज को याद रखिएगा। एक और कॉन्सेप्ट है, थर्ड कॉन्सेप्ट है, अरे अभी तो बहुत है, खत्म थोड़ी ना हो रहे हैं। वो है पावर्टी गैप रेशो। ये कुछ अलग मेजर कर रहा है, सब कुछ ना कुछ अलग मेजर कर रहे हैं। टूल है भाई, सबका अपना अपना इस्तेमाल है। अब जैसे घर के अंदर चाकू का अलग इस्तेमाल होता है, करछी का अलग इस्तेमाल होता है, इनका भी सबका अलग अलग इस्तेमाल है। ये इंसिडेंस नहीं, ये इंटेंसिटी नाप रहा है, इंटेंसिटी ऑफ पावर्टी। ये क्या नाप रहा है बेटा जी? इंटेंसिटी ऑफ पावर्टी। मतलब बेसिकली ये नाप रहा है कि एवरेज क्या है देश का। मतलब मान लेते हैं देश की एवरेज इनकम है 4,000 रुपये महीना, और पावर्टी लाइन है 3,000 रुपये महीना। इसी के बीच का डिफरेंस देख रहा है कि देश की पॉपुलेशन की इनकम की एवरेज, जो इनकम कमा रहे हैं या महीने में जो खर्चा कर रहे हैं, हमारे एवरेज पॉपुलेशन और देश की पावर्टी लाइन, इसके बीच का डिफरेंस पावर्टी गैप रेशो देख रहा है। ये तो देख ही रहा है कि कितने लोग गरीब हैं, पर ये लोग देख रहा है कितने ऐसे लोग और हैं जिनकी इनकम कम हुई तो गरीब हो सकते हैं वो। कि देश की एवरेज मंथली पर कैपिटा इनकम या पर कैपिटा एक्सपेंडिचर कितना है, और अगर कम है, जैसे 4,000 है, कम है, 3,000 के पास ही है, ज्यादा दूर नहीं है,
आप जैसे जैसे एवरेज इनकम बढ़ाओगे वैसे वैसे देश की पॉपुलेशन गरीबी से दूर जाएगी, गरीबी से दूर जाती जाएगी। ये देख रहा है कि भाई अभी देश की कितनी पॉपुलेशन है जो एवरेज और पॉवर्टी लाइन के बीच में, ये 1,000 रुपए का जो फर्क आ रहा है ना महीने का, कितने ऐसे लोग हैं जो इसके बीच में है। यू शुड बी अबव एवरेज। अभी एवरेज इनकम 4,000 है, 4,000 से कम है आपकी इनकम तो आप 3 तक भी जा सकते हो। तो आपके ऊपर एक रिस्क है कि आपकी इनकम कम हो सकती है और आप पावर्टी की तरफ मूव कर सकते हो सकता है सरकार आपको कुछ सब्सिडी का फायदा देना चाहती है, सरकार आपको कुछ कैश ट्रांसफर देना चाहती है ताकि पावर्टी लाइन से ऊपर आकर आप एवरेज इनकम तक जा सको। कि सरकार कहती है कि 5,000 रुपये महीना मैं देती हूँ पर पर्सन, किसान को 6,000 रुपये तो साल का मिलता ही है ना। मान लो सरकार कहती है 5,000 रुपये महीना दिया जाता है, तो सरकार एवरेज से ज्यादा का सपोर्ट अपने देश के सिटीजन्स को दे पाएगी। कि अगर 4,000 रुपये चाहिए महीने का भाई रोटी कपड़ा मकान खर्चा करने के लिए, सरकार 5,000 दे देगी बाय अंडरस्टैंडिंग द इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी। सरकार इतनी मेहरबान क्यों हो रही है? क्योंकि सरकार गरीबी की इंटेंसिटी एक बार समझ जाए कि ये जो इनके बीच में आने वाले लोग हैं जो 3,000 से कम कमाते हैं वो तो गरीब है ही, जो 4,000 से 3,000 के बीच में कमाते हैं वहां रिस्क बहुत ज्यादा है गरीबी का, और उसी गरीबी को दोस्त हमें कम करना है। इसलिए कैसे सपोर्ट किया जाए, पहले तो पता लगाओ व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी, कितने लोग हैं जो गरीबी में इतना ज्यादा जूझे हुए हैं, फंसे हुए हैं, एंड देन एलिमिनेट, ट्राई टू एलिमिनेट पॉवर्टी बाय टारगेटेड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, by providing government schemes, welfare programs, so that poverty can reduce to a very low level. इसके लिए सरकार ने अलग अलग कमिटियां बनाई, टाइम टू टाइम बेसिस पर अलग अलग रिसर्च करी, बहुत काम किया ताकि इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी को पता लगा के सरकार गरीबों की मात्रा कम कर सके, उनकी इनकम, पर कैपिटा इनकम जो है वो एवरेज जितनी है उससे ज्यादा पहुंचा सके। चाइना ने इस चीज का बहुत फायदा उठाया। चाइना ने अपने देश के अंदर 30 से 40% गरीबों की मात्रा कम करी है, विच इज नॉट अ स्मॉल नंबर, इट इज वेरी बिग, वेरी 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 बिग। अब एब्सोल्यूट पॉवर्टी नापने का एक और मेथड होता है, पर ये थोड़ा ज्यादा स्टैटिस्टिकल है, ये रेगुलरली यूज होने वाला मेथड नहीं है, और ये बेसिकली किसी ज्योग्राफिकल टेरिटरी को फोकस करता है, जैसे स्क्वायर्ड, स्क्वायर्ड, SQUA, थोड़ा सही से लिख देते हैं, रुकिए। स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर रूट वाला स्क्वायर, स्क्वायर्ड पॉवर्टी गैप इंडेक्स कहते हैं इसको, स्क्वायर्ड पॉवर्टी गैप इंडेक्स कहते हैं। अब ये क्या पता लगाता है भाई? इंटेंसिटी देख लिया, इंसिडेंस देख लिया, एब्सोल्यूट नंबर देख लिया, अब ये क्या बताता है? इट टॉक्स अबाउट द डिग्री ऑफ पॉवर्टी, द डिग्री ऑफ पॉवर्टी। क्या पता लगाता है? द डिग्री ऑफ पॉवर्टी ऑफ अ गिवन एरिया। ये मेथड जो है आपका पॉवर्टी गैप समझ रहा है एक पर्टिकुलर रीजन में रहने वाले व्यक्ति या परिवार का, कि शॉर्टफॉल क्यों आ रहा है, ठीक है ना। और गरीबों में भी अलग अलग कैटेगरी है, उनमें फर्क क्या आ जा रहा है। इट इज बेनिफिशियल टू द पुअरेस्ट पीपल। क्यों? क्योंकि उनको देखकर आइडेंटिफाई करके सरकार उनके लिए अलग अलग स्कीम्स का फायदा दे सकती है। सर ये तो पहले वाली भी तो कर रहे थे, इसमें क्या फल हल अलग हो गया? तो स्क्वेयर्ड पॉवर्टी गैप इंडेक्स यहां पे पॉपुलेशन के ऊपर कितना इंपैक्ट आ सकता है पॉवर्टी का, उस मेजर इंपैक्ट को समझता है। हाउ फार बिलो द पॉवर्टी लाइन द पुअर पीपल आर। गरीबी रेखा में भी अभी क्या था, अब क्या देख रहे थे आपने? पॉवर्टी गैप रेशो में देखा कि एवरेज और पॉवर्टी लाइन का फर्क क्या है। अब स्क्वेयर्ड पॉवर्टी गैप इंडेक्स के अंदर आप पॉवर्टी लाइन के नीचे के लोगों में भी
कोई हो सकता है भाई 3,000 रुपये पर मंथ की पावर्टी लाइन, कोई हो सकता है 2,900 रुपये कमा रहा हो, कोई हो सकता है 290 रुपये कमा रहा हो दिन का, महीने का, कोई हो सकता है महीने का 29 रुपये भी ना कमा पाए। तीनों पे इम्पैक्ट अलग अलग तौर पे आएगा ना, एक पे थोड़ा कम, एक पे बहुत ज्यादा। सो इट इज नॉट जस्ट अबाउट हाउ मेनी पीपल आर पुअर। जैसे अभी आपने हेड काउंट रेशो देखा, वहां पे यू आर आइडेंटिफाइंग हाउ मेनी पीपल आर पुअर, यू आर आइडेंटिफाइंग हाउ पुअर आर दे। बहुत अच्छी लाइन बोली है मैंने, लिख देता हूं आपके लिए। इट इज नॉट अबाउट, इट इज नॉट अबाउट स्टडिंग, it is not about studying how many people are poor, how many people are poor, कितने लोग गरीब हैं। इट इज नॉट अबाउट दैट, ठीक है ना। बट हाउ पुअर आर दे, हाउ पुअर दे रियली आर, बट हाउ पुअर दे रियली आर, बट हाउ पुअर दे रियली आर, कितने गरीब एक्चुअली वो हैं। यहां पे आप ये देखते हो हाउ पुअर दे रियली रियली आर, यहां पे आपको पता चल पाता है व्हाट इज द एवरेज शॉर्टफॉल फ्रॉम द पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन के नीचे भी कहां बसे हुए हैं लोग, 2,900 रुपए पे, 28, 2700, 2600, 2500, 2,000, 1,500, 1,000, कहां पे बसे हुए हैं। हाउ मच मनी वी नीड टू ब्रिंग एवरीवन आउट ऑफ पॉवर्टी, हमको कितना पैसा लगाना पड़ेगा इनकी गरीबी कम करने के लिए। अगर पीजीआई 0 आता है, क्वेश्चन बनेगा प्रीलिम्स के अंदर, स्क्वायर्ड पॉवर्टी गैप इंडेक्स 0 आता है, तो आपको पता चल पाता है कि देर इज नो पॉवर्टी। अगर पीजीआई हाई आता है, क्वेश्चन बहुत अच्छा बनेगा ये, तो मतलब अभी पावर्टी बहुत ज्यादा डीप है, ग्रेटर डेप्थ ऑफ पावर्टी एग्जिस्ट, बहुत ज्यादा पावर्टी है। तो ये कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी को मेजर कर रहा है, और कितना पैसा लगेगा उस इनइक्वालिटी को दूर करने के लिए। ठीक है, क्लियर हो गया। दिस इज दी पावर्टी गैप इंडेक्स। अब इसका एक फॉर्मूला होता है, मेरे को लगता नहीं है बताने की जरूरत है, हम उसको इकोनॉमिक्स ऑप्शन में पढ़ते हैं। जैसे एक फॉस्टर ग्रियर फॉरबेक इंडेक्स होता है, वो आप जीएस वाले बच्चों के लिए जरूरी नहीं है, ऑप्शनल की क्लास होती डेफिनेटली पढ़ाता, पर अभी इट्स नॉट रेलेवेंट। तो मैंने बताया 3,000 अगर पावर्टी लाइन है, उसके नीचे 2,000, 1,500 भी कमाते होंगे, 1,200 भी कमाता होगा, कोई 100 भी कमाता होगा, तो आप जब उस लेवल पे जाके देखते हो तब आपको पता चलता है कि गरीबी कितनी ज्यादा एक्सटेंड तक है और उनको कम करने के लिए करना क्या पड़ेगा। तो आप ये नाप रहे हो स्क्वायर्ड पॉवर्टी गैप इंडेक्स के तहत। ये सब एब्सोल्यूट पॉवर्टी को नापने के मेथड थे, सबका अपना अपना काम था। पावर्टी लाइन ने एक लाइन है जिसके नीचे जो लोग आएंगे वो सारे गरीब, उसके ऊपर जो लोग आएंगे सारे अमीर। पॉपुलेशन को दो हिस्सों में बांट दिया। हेड काउंट रेशो उनका परसेंटेज, उनके इंसिडेंस, उनकी रियलिटी, हाउ मेनी आर देयर बता रहा है। पावर्टी गैप रेशो बता रहा है कि गरीब तो हैं पर एवरेज से भी कितनी इनकम उनकी कम है। स्क्वायर्ड पावर्टी गैप रेशो बता रहा है कि पावर्टी लाइन के अंदर गरीब भी अलग अलग प्रकार के, एक्सट्रीमली पुअर है कोई, कोई मॉडरेटली पुअर है और कोई नॉर्मली पुअर है। पुअर भी अलग अलग कैटेगरी में, भाई गरीब की भी अलग अलग कैटेगरी बना दी इन्होंने। तो ये चार मेथड हमने देखे विच आर देयर, विच आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई पावर्टी इन इंडिया। अब अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, दैट इज रिलेटिव पावर्टी माय डियर स्टूडेंट। आपको पता है इलॉन मस्क गरीब आदमी है, अरे बहुत गरीब है बेचारा, गरीबी की पराकाष्ठा है। अच्छा, इलॉन मस्क गरीब इसलिए है क्योंकि कभी ना कभी उनसे कोई अमीर आदमी रहा होगा। एक टाइम पे बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे, अमेजोन के जो ओनर हैं वो सबसे अमीर आदमी थे।
अच्छा, उनके मुकाबले, इलॉन मस्क के मुकाबले मुकेश अंबानी थोड़े गरीब हैं? अरे मोटा भाई तो बहुत गरीब है, टावर बेच बेच के पैसा कमाना पड़ रहा है। तो मैं यहाँ पे उनको गरीब किस हैसियत से कह दे रहा हूँ? मतलब दे आर नॉट पुअर, बट व्हाई एम आई कॉलिंग देम पुअर? बिकॉज इन कंपैरिजन टू समवन एल्स दे आर पुअर। अब यही है कि आप गरीबी तो नापो, पर किसी और के कंपैरिजन में। एस्टिमेटिंग पॉवर्टी while comparing with someone else's income, this is called studying the relative poverty. अब इसको स्टडी करने के लिए क्या करते हैं हम ना, पॉपुलेशन को पार्ट्स में बांट लेते हैं रिलेटिव पॉवर्टी नापने के लिए। कि देश के अंदर 100 करोड़ लोग हैं, तो देश की 100 करोड़ की आबादी को 10 पार्ट्स में बांट लिया। टॉप 10%, बॉटम 10%, देश के सबसे अमीर 10% और देश के सबसे गरीब 10%। मैंने क्या किया है, पॉपुलेशन को दो हिस्सों में बांट लिया, 10%, 10% की। मैं ऐसे पॉपुलेशन में डिवीजन कर रहा हूँ, बांट रहा हूँ। बांटने को 4 हिस्से में भी बांट सकता था, टॉप 25, 25, 25, 25। 5 हिस्सों में भी बांट सकता था, 10 हिस्सों में, 20 में भी। एक एक परसेंट करके 100 हिस्से में बांट सकता हूँ, जिससे मुझे पता लग पाता है गरीबी है कितनी। ठीक है, ये आपका रिलेटिव पॉवर्टी है। एब्सोल्यूट से अलग कैसे? एब्सोल्यूट एक्चुअल परसेंट, एक्चुअल नंबर पता करना चाह रहे हैं कितने लोग गरीब हैं। रिलेटिव पॉपुलेशन को बांट के देखता है कि कौन सी ऐसी पॉपुलेशन का हिस्सा है जिन पर सबसे ज्यादा टैक्स लगाए, हो सकता है टॉप 10%, और किनको सबसे ज्यादा सरकार के सपोर्ट की जरूरत है, बॉटम 10% की। तो ऐसे समाज को कैटेगरी में, एक दूसरे के रिलेशन में, एक दूसरे के डिफरेंस में बांट देता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं दोस्त? इसको कहते हैं रिलेटिव पॉवर्टी। कंपेयरिंग पॉवर्टी लाइक दिस इज कॉल्ड रिलेटिव पॉवर्टी। अब तो क्लियर होगा सबको। बहुत मुश्किल होता है एस्टिमेट कर पाना पॉवर्टी, इट इज नॉट इजी। आप पहले तो ये देखते हो कि क्या क्या चीजें एक इंसान के लिए खरीदने के लिए पूरे महीने में जरूरी है। रोटी कपड़ा मकान, उसमें भी क्या क्या, आजकल तो इंटरनेट भी मैं कहूंगा बेसिक नेसेसिटी बन गया है। अगर इतना पैसा नहीं कि रिचार्ज करवा पाओ तो आप गरीब हो। आपकी मिनिमम नीड्स पूरी हो पा रही है या नहीं? इसके लिए एक सरकार बास्केट बनाती है जिसको हम कहते हैं पॉवर्टी लाइन बास्केट। इस बास्केट को हम जब स्टडी करते हैं, हम देखते हैं कि आप एक कैटेगरी बनाओ जिसमें सारा आप जो चीजें चाहिए जीवन जीने के लिए वो डाल दो। कि एक शर्ट, 20 किलो आटा, 15 किलो चीनी, ऐसे सब कुछ डाल दो। फिर इनको खरीदने के लिए कितना पैसा चाहिए, वो आ गया हमारे पास 3,000 रुपए। तो ये पावर्टी लाइन बास्केट हुआ। तो ऐसे करके आप पावर्टी लाइन बास्केट देखते हो। क्या स्टेट टू स्टेट डिफर कर सकता है ये? कुछ स्टेट्स में महंगाई का लेवल अलग, कुछ में अलग। इसलिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है एस्टिमेट कर पाना पावर्टी लाइन। कुछ स्टेट्स में, जैसे नॉर्थ इंडिया में गेहूं ज्यादा खाते हैं, साउथ इंडिया और वेस्ट इंडिया, ईस्ट इंडिया में चावल ज्यादा खाते हैं। तो वही है ना कि अलग अलग एरियाज का बास्केट अलग अलग टाइप का होगा, खर्चे अलग अलग तरीके के हैं। गाँव में जैसे खर्चे होते हैं, गाँव में लगभग सबके मकान होते हैं, झोपड़ी होती है, रहने की जगह होती है। शहरों में आमतौर पे किराया देकर घर पे रहना पड़ता है, तो किराया भी एक एस्टिमेट करने के लिए हो गया। गांव में मोस्टली लोग पैदल चल लेते हैं, बाइक स्कूटी साइकिल से चल लेते हैं। शहरों में मोस्टली ट्रांसपोर्टेशन, बस ऑटो मेट्रो कैब या खुद की गाड़ी, ये चीजें लेके चलनी पड़ती हैं। तो देर इज अ डिफिकल्टी इन मेजरिंग एंड एस्टिमेटिंग पॉवर्टी, है ना? तो इसलिए दोस्तों हमें लोगों की रिक्वायरमेंट, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, देखते रहना पड़ता है। और ये भी चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम बेसिस पे। कंजम्पशन पैटर्न ऑल्सो चेंजेस ऑन अ टाइम टू टाइम बेसिस, जिससे हम पॉपुलेशन के जो इश्यूज हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। और एक बार उनकी ज़रूरतें समझ के कि इनके पास ये प्रॉब्लम है, इस चीज़ की कमी है, और इसके लिए अलग अलग कमिटियां बनाई गई हैं। इसको हम टाइम टू टाइम बेसिस पर मेजर करते हैं। तो अब सर एस्टिमेट कैसे करते हैं, आइए मेथड देखते हैं।
बल्कि मैं तो कहूंगा ये एब्सोल्यूट पॉवर्टी के ही मेथड्स हैं एस्टिमेशन के। टॉपिक हमारा है मेथड्स ऑफ एस्टिमेटिंग एब्सोल्यूट पॉवर्टी। व्हाट आर द मेथड्स? सबसे पहला यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड या रिकॉल पीरियड। यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड या रिकॉल पीरियड पहला मेथड है। ये हम टिल 1993 1994 यूज करते थे मेथड, यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड या यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड, जहां पे एनएसएसओ और एनएसओ से पहले एक बॉडी होती थी, वो यूआरपी मेथड यूज करता था गरीबी नापने के लिए। बड़ा सिंपल लॉजिक है। इसमें क्या किया जाता है, लास्ट 30 डेज के अंदर, पिछले 30 दिनों में, लास्ट 30 डेज में आपने क्या क्या आइटम्स कंज्यूम करे हैं, उनकी जानकारी सरकार को देते हो आप, कि कितना गेहूं खरीदा होगा, कितना चावल, कितने कपड़े, कितनी टी शर्ट, कितना रिचार्ज, कितना इंटरनेट का बिल पे किया था। अलग अलग हाउस होल्ड्स को, लोगों को पकड़ के उनसे सर्वे किया जाता है कि भाई कितना खर्चा हो गया होगा ये बता दो, और सर्वे करके उनसे डेटा इकट्ठा किया जाता है लास्ट 30 डेज का, कि पिछले 30 दिन में आपने क्या कंज्यूम किया, व्हाट हैज बीन योर कंजम्पशन पैटर्न, क्या क्या आपने कंज्यूम किया है। ये आप यूनिफॉर्म रिसोर्स यूनिफॉर्म रेफरेंस या रिकॉल पीरियड में देखते हैं। यूनिफॉर्म शब्द यहां इसलिए यूज हो रहा है क्योंकि हर बंदे से सेम सवाल पूछा जा रहा है पिछले 30 दिन में, इसलिए यहां पे यूनिफॉर्म शब्द इस्तेमाल किया। बट एक प्रॉब्लम यहां पे आ रही है भाई, मैंने हो सकता है 6 महीने पहले टीवी खरीदा हो, एक गाड़ी खरीदी हो, एक फ्रिज खरीदा हो, अभी खरीदने की जरूरत नहीं है, 6 महीने पहले खरीदा हो, पॉसिबल है? अभी नहीं, 6 महीने पहले खरीदा था, पॉसिबल राइट? तो वो तो कभी एस्टिमेट हो ही नहीं पाएगा ऐसे, ठीक है ना? तो ये एक प्रॉब्लम ये आती है। और हो सकता है मैं इस महीने फूड पे ज्यादा खर्च रहा हूं, पिछले महीने नॉन फूड आइटम पे भी खर्चा हो, तो सबको एक समान, हर खर्चे को एक समान मान ले रहा है। इसलिए फिर सरकार ने एक चेंज क्रिएट किया, एक नया मेथड आया जिसका नाम है MRP, जिसको हम कहते हैं मॉडिफाइड मिक्स्ड रिकॉल पीरियड, मिक्स्ड रिकॉल या रेफरेंस पीरियड। मिक्स्ड आरपी का तो ऊपर आपने देख लिया, रेफरेंस या रिकॉल पीरियड। ये 1993 से 1999 तक यूज हुआ, 1999 तक यूज हुआ। इसमें ना हमने एक काम ही अच्छा किया कि हमने आइटम्स को दो हिस्सों में बांट लिया। हमने पॉपुलेशन के अंदर आइटम्स को दो टुकड़ों में, दो हिस्सों में बांट लिया। We distributed the population in two parts. One is called food, the other one is called non-food. दो हिस्सों में बांट दिया। फूड के अंदर आएगा जो आप खाना पीना खाते हो, ऑफ कोर्स, बट नॉन फूड इंपॉर्टेंट है। पिछले 365 दिन में 5 कैटेगरी पे तुमने कितना पैसा खर्चा है। सबसे पहला कपड़े, मेरे कपड़े, फुटवेयर, मेरा जूता है जापानी, फुटवेयर, पतलून, इंग्लिश तानी, क्लोथिंग, ये दो कैटेगरियां हो गई। एजुकेशन पे कितना पैसा खर्चा तुमने, पढ़ाई लिखाई अपने और अपने बच्चों की। मेडिकल एक्सपेंसेस कितने रहे, जो हॉस्पिटल वॉस्पिटल का खर्चा रहा, अपना और आपके फैमिली मेंबर का मेडिकल एक्सपेंसेस का खर्चा। हाउ मच वॉज द मेडिकल एक्सपेंस? सिमिलरली ड्यूरेबल गुड्स, टीवी, मोबाइल,
ये ड्यूरेबल, कंज्यूमर ड्यूरेबल कहे जाते हैं, DURABLE। इन पर कितना पैसा खर्चा, इसको ड्यूरेबल गुड्स कहते हैं दोस्तों, ड्यूरेबल, ये देखा जाता है। तो एक तो हो गया फूड, पिछले 30 दिन में, 30 डेज में, लास्ट 30 डेज में तुमने फूड के ऊपर, दूध खरीदने पे, अंडे खरीदने पे, आटा खरीदने पे, गेहूं, दाल, चावल, नमक, कितना पैसा खर्चा होगा। और दूसरा हो गया बेटा जी, दैट इज कॉल्ड नॉन फूड, 5 आइटम्स: एजुकेशन, मेडिकल एक्सपेंस, फुटवेयर, क्लोथिंग एंड ड्यूरेबल गुड्स। कितना कंजम्पशन पे पैसा खर्चा है, ये देखा जाता है MRP पे। पर इसमें भी एक चैलेंज ये है, फूड की कुछ चीजें हैं जो हम लगभग डेली खरीदते हैं, और कुछ चीजें हैं जो महीने में एक बार खरीदते हैं। तो भाई इसमें भी कुछ सुधार करने की आवश्यकता है, और किया। अब हम थर्ड मेथड, जो सबसे बेस्ट मेथड है और आज यही यूज होता है, मॉडिफाइड मिक्स्ड रिकॉल या रेफरेंस पीरियड, MMRP, ये मेथड आज के टाइम पे हम यूज करते हैं। सबसे रीसेंट टॉपिक यही है, सबसे रीसेंट मेथड यही है। इसमें ना पावर्टी एस्टिमेशन इज लोअर देन द अदर मेथड, पावर्टी estimation will be lower, will be lower than URP, MRP, उनसे कम होगा भैया गरीबी का आकलन यहाँ पे। वर्ल्ड बैंक ने भी 2015 में बोला था कि भाई MMRP को इस्तेमाल करो, पुराने मेथड्स को भूल जाओ। भारत सरकार ने भी एक कमिटी बनाई थी जिसका नाम था सी रंगराजन कमिटी, उसने भी बोला कि इंडिया में MMRP मेथड यूज करो 2014 में। इट इज अ मोर सुटेबल मेथड टू मेजर पॉवर्टी एज कंपेयर टू URP एंड MRP, मोर एडवांस रीसेंट कॉन्सेप्ट। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप अगेन 3 कैटेगरी क्रिएट कर रहे हो। लास्ट 7 डेज के अंदर फूड पे आपने कितना पैसा खर्चा, लास्ट 30 डेज के ऊपर आपसे सर्वे, पॉपुलेशन के कुछ हिस्से से सर्वे किया जा रहा है, और लास्ट 365 डेज में नॉन फूड के ऊपर। यहां स्पेसिफिक हो गए आप, लास्ट 7 दिन में आपने दूध, अंडा, मीट, इनके ऊपर, ब्रेड, इनके ऊपर कितना पैसा खर्चा, सब्जियां, फ्रूट्स, मसाले वगैरह वगैरह। लास्ट 30 डेज में दाल, चावल, इन पे कितना पैसा खर्चा। लास्ट 365 डेज में मकान का किराया, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, सर्विसेज, बिजली, पानी, टैक्स वगैरह जो भी आपने पे किया, वो सब नॉन फूड आइटम यहाँ पे देखा जाता है। जूते जूते खरीदे, कपड़े खरीदे, फोन खरीदा, टीवी खरीदा। अगर मैं कंपैरेटिव एनालिसिस करूं, सबसे ज्यादा गरीबी इस मेथड से दिखेगी URP में। URP विल हैव द हाईएस्ट लेवल ऑफ पॉवर्टी, देन MRP, देन MMRP, क्योंकि URP सबसे कम स्पेसिफिक है, सबसे कम डिटेल्ड है, और MMRP सबसे ज्यादा डिटेल्ड है। ठीक है ना, तो वो पुराना मेथड है, सबसे ज्यादा गरीबी वो सजेस्ट करता। पर जैसे जैसे दुनिया में बदलाव आ रहा है, वैसे वैसे पावर्टी एस्टिमेशन का तरीका भी बदल गया। जैसे पहले हम इनकम ही देखते थे, आज हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एक बेटर इंडिकेटर के तौर पे देखते हैं, क्योंकि इनकम जरूरी नहीं है सबकी फिक्स हो, कुछ की इस महीने हो गई, कुछ की नहीं होगी। कोई प्रॉपर्टी डीलर है, महीने में एक बार ही प्रॉपर्टी बेच दी, भाई 5 लाख रुपए एक बार में आ गया, फिर हो सकता है 1-2 महीने काम ना हो। तो इनकम कई बार इरेगुलर होती है। पर कंजम्पशन आप हर महीने हर दिन करोगे, 2 टाइम का खाना तो हर दिन खाओगे, वरना जिंदा ही नहीं रहोगे। इसलिए दोस्तों, सिर्फ इनकम के हिसाब से मत देखो, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को भी देखो। हमने इंडिया के अंदर पावर्टी को नापने के लिए ना मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स का इस्तेमाल करना बड़े बड़े स्केल पे शुरू किया है।
ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। याद करो, 3 कैटेगरी में बांटा था। हेल्थ की एक कैटेगरी जहां पे 1/3 वेटेज था, एजुकेशन की एक कैटेगरी 1/3 वेटेज था, और तीसरी कैटेगरी थी आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो 6 अलग अलग चीजों पे बनी थी कि मकान है आपका, हाउसिंग फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी है, सैनिटेशन साफ सफाई है, पीने का पानी है, ड्रिंकिंग वाटर, कुकिंग फ्यूल है घर में, और अलग अलग एसेट जैसे टीवी, रेडियो, बाइक, कंप्यूटर है या नहीं है, उसको भी 1/3 वेटेज दिया था। इसमें 6 पैरामीटर थे। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है ना, ये मैंने बताया था अभी आपको जब हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा था। इसमें बस एक अपडेट ये है कि लास्ट ईयर एक डेटा आया था नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का, जो नीति आयोग निकालती है, जिसमें इंडिया का पॉवर्टी का हेड काउंट रेशो, मतलब कितने गरीब है इंडिया के टोटल पॉपुलेशन में, 10.2928 या 29% कुछ इतना बताया। 2022-23 में देश में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी सामना करने वाले लोगों की मात्रा देश की कुल पॉपुलेशन का 11.29% है, ऐसा बोला नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ने। 2022-23 के अंदर ये डेटा रिलीज किया गया था। रिलीज तो थोड़ा बाद में किया, पर उस टाइम पे आया। मतलब सबसे ज्यादा गरीब देश के अंदर यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान इन स्टेट्स में है, जिसको हम जान पाए इस इंडेक्स की वजह से। इंडिया में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी काफी ज्यादा है। एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है जो इंटरनेशनल लेवल पे बनता है, यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी इंस्टीट्यूट बनाता है। एक नीति आयोग भी बनाता है इंडिया में। मैं बस ये समझाना चाह रहा हूँ। पता चला तुम कंफ्यूज रहोगे, सर एक तरफ आप कुछ कह रहे हो, एक तरफ कुछ कह रहे हो। नहीं बेटा, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव ने 2010 में शुरू किया था यूएनडीपी के साथ। और नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जिसमें हमारे देश का डेटा लिया जाता है, फैमिली हेल्थ सर्वे से डेटा लिया जाता है, एजुकेशन, इकोनॉमिक सिचुएशन, हर चीज को देखा जाता है, वो अलग मेथड है, ये अलग मेथड है। तो कृपया करके ना दोनों को एक मत मानिएगा, दोनों अलग हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस, अलग अलग लेवल पे निकल रहे हैं। प्लीज दोनों को अलग अलग ही रखिएगा दोस्तों, अदरवाइज क्या है, कंफ्यूजन बाद में हो जाएगी, आप मुझे ब्लेम करोगे। ठीक है ना। अभी हमें देखना है कि आज तक इतिहास में इतनी कमिटियां बनी हैं गरीबी नापने की, आजादी से पहले भी और आजादी के बाद भी। अब हम देखने जा रहे हैं प्री इंडिपेंडेंस वर्सेस पोस्ट इंडिपेंडेंस। सबसे पहले प्री इंडिपेंडेंस देखते हैं, गरीबी कितनी थी आजादी से पहले। पहली बार पता है किसने गरीबी नापने की कोशिश करी थी इंडिया में? दादा भाई नाउरोजी नाम के शख्स थे, जिन्होंने अपनी किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल लिखी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल में देश में गरीबी कितनी है पहली बार अगर किसी ने हमारी डाइट रिक्वायरमेंट को समझ के देखने में करी, तो ये दादा भाई नाउरोजी थे। फर्स्ट टाइम। अंग्रेजों को तो फर्क ही नहीं पड़ता था यार, सिंसियरली देखा जाए तो। दे वर नॉट, दे डिडंट वांट टू ब्रिंग एनी चेंज टू इंडिया। वो तो हमारे ही कुछ लोग थे जिन्होंने थोड़ा बहुत पॉवर्टी के लिए काम कर दिया। अदरवाइज अंग्रेजों को कोई खास हमारे लिए कुछ पड़ा नहीं था। पहली बार किसी ने अगर ये कोशिश करी आज़ादी से पहले, तो इट वाज दादा भाई नौरोजी। इन्होंने तो ये भी एस्टिमेट करने की कोशिश करी कि देश की कितनी वेल्थ ब्रिटिशर्स यहाँ से चुरा के या उड़ा के ले जा रहे हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ वेल्थ ऑफ आवर कंट्री द ब्रिटिशर्स आर टेकिंग अवे। इनके द्वारा पता चला 1986 80 1968 67 68 के प्राइसेस के हिसाब से, उस टाइम के प्राइसेस के हिसाब से 16 रुपए से लेकर 35 रुपए तक, 16 से लेकर 35 रुपए तक पर पर्सन पर ईयर पावर्टी लाइन का लेवल है। तो सब्सिस्टेंस बेस्ड पावर्टी, ये गुजारा कितना कितने में हो जाएगा, इसको पता लगाया। एक्चुअली गांव के लिए अलग और शहर के लिए अलग थी, इसलिए 16 से 35 लिखा है। ठीक है ना, कि साल का इतना रुपया चाहिए
अगर इतना भी नहीं कमा पा रहे तो गरीब हो आप। ये सब्सिस्टेंस बेस्ड पॉवर्टी लाइन, गुजारा करने के लिए कितना पैसा चाहिए, अगर उतना भी नहीं है तो आप गरीब है, अगर उससे ज्यादा है तो गरीब नहीं है। ये दादा भाई नौरोजी ने पहली बार निकाला। आगे जाकर जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं, अलग अलग सेशंस कंडक्ट करते हैं, हरिपुरा, त्रिपुरी सेशन। 1938 में जब नेहरू जी कांग्रेस के प्रेसिडेंट होते हैं, माफ कीजिएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के प्रेसिडेंट होते हैं, तो अपने मित्र, अपने दोस्त जवाहरलाल नेहरू को बोलते हैं कि नेहरू जी, एक कमिटी बना रहा हूं जो एस्टिमेट करेगी देश की इनकम को, और उस कमिटी की बागदौड़ मैं आपको दे रहा हूं। आपको संभालना है, एस्टिमेट करना है देश में गरीबी कितनी है। नेहरू जी ने कहा कोई दिक्कत नहीं, मैं पता लगाऊंगा, डोंट वरी। तो उन्होंने 15 रुपए पर पर्सन पर मंथ और 25 रुपए, क्योंकि रूरल एरियाज के लिए 15 और शहरों के लिए 25, 15 और 25 रुपीज का एक पर मंथ के हिसाब से पर पर्सन, वर्ल्ड वॉर होने से पहले के प्राइसेस को ध्यान रखते हुए पावर्टी लाइन का डेटा बताया। एक्चुअली ये कोई प्रॉपर पावर्टी लाइन नहीं था, ये सिर्फ एक एस्टिमेशन था जो नेहरू जी ने दिया था। सरकार ने कभी इसको ऑफिशियली पावर्टी लाइन कंसिडर किया नहीं। और फिर जाकर जब इंडिया लगभग आजाद होने वाला था, तो बॉम्बे के अंदर 8 बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट एक प्लान लेकर आते हैं, जिस प्लान को बॉम्बे प्लान कहा गया। बॉम्बे में बैठकर देश के 8 बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, जिसमें JRD टाटा, घनश्याम दास बिरला, लाला श्रीराम, इन्होंने बॉम्बे प्लान बनाया जिसमें 75 रुपए पर पर्सन पर ईयर का पावर्टी लाइन होगा। इन्होंने सजेस्ट किया। अच्छा, इनमें ना ये टोटल पॉपुलेशन का डेटा नहीं बता पा रहे थे कि देश में कितने परसेंट गरीब हैं, देश में टोटल पॉपुलेशन का कितना हिस्सा गरीब है। पर हाँ, ये जरूर उन्होंने काम किया कि एक एवरेज पावर्टी लाइन एस्टिमेट करने की कोशिश करी। पर आजादी के बाद हम प्रॉपरली पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के अंदर गरीबी का आकलन करने के लिए अलग अलग कमिटियां बनाते हैं, जिन्होंने अलग अलग पैरामीटर्स का इस्तेमाल किया ताकि गरीबी नाप सके। जैसे सबसे पहले बताऊं, एक बनी थी मिन्हास स्टडी ग्रुप। मिन्हास साहब ने कहा देश के अंदर 65% लोग देश के गरीब हैं, 100 में से 65 लोग गरीब बोल दिए देश के। फिर एक और कमिटी बनी, MS आलूवालिया कमेटी। इन्होंने पता नहीं कोई जादू की छड़ी घुमाई और कह दी कि नहीं नहीं, 39% ही गरीब है। इन दोनों में सिर्फ 4-5 साल का गैप था। 1956-57 के अंदर मिन्हास स्टडी ग्रुप आया और आलूवालिया स्टडी ग्रुप 1960-61 में आया। मतलब आपस में ही इनके सहमति नहीं थी, क्योंकि हर स्टैटिस्टिशियन, हर इकोनॉमिस्ट अलग अलग मेथडोलॉजीज का यूज करता है ताकि वो गरीबी का आकलन कर सके, चाहे डेटा सेम हो। भाई एक बात बता रहा हूं, दो इकोनॉमिस्ट चाहे सेम डेटा दे रहे हो दोनों को, उनकी एनालिसिस का तरीका अलग होगा। ऐसे ही एक ओझा कमिटी बनी, उसने 44% देश के लोग गरीब कह दिए। बर्धन कमिटी बनी, उसने 54% कह दिए। पर इन्होंने ना ज्यादा सब्सटैंशिएट नहीं किया, प्रॉब्लम इनकी ये थी। फिर हमें प्रॉपर कमिटियां बनानी पड़ी जो सब्सटैंशियली बताएंगी। सबसे पहले आई दांडेकर एंड रथ कमिटी, जो थोड़ा सब्सटैंशियली चीजों को बताने लगी थी। ये दो लोग थे, VM दांडेकर और नीलकंठ रथ। 1960-61 में आया। इसने क्या किया, पहली बार कैलोरी इनटेक, कितना खाना खाते हो, उसको वेटेज दिया। 2250 कैलोरी प्रतिदिन का डाइटरी रिक्वायरमेंट, न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट पूरा हो रहा है, उसको इन्होंने मिनिमम कंजम्पशन लाइन माना कि क्या इतना आपका पर डे पर कंजम्पशन हो जाता है। ओके, मिनिमम कंजम्पशन लेवल ये देखने की कोशिश करी। इससे पता चला
ठीक है, इतना पैसा तुम कमा लेते हो कि तुम 2250 कैलोरी गांव में रहकर, 2250 कैलोरी शहरों में रहकर कंज्यूम कर पा रहे हो। आर यू एबल टू अर्न दैट मच मनी? ये देखा जाता था। इनके द्वारा हेड काउंट रेशो निकाला गया और बताया गया कि गांव में 40% लोग गरीब हैं और शहरों में 50% लोग गरीब हैं, 50% पॉवर्टी लेवल है। रूरल एरियाज का हेड काउंट रेशो इनके हिसाब से 40% आया, अर्बन एरियाज का हेड काउंट रेशो इनके हिसाब से 50 आया, क्योंकि शहरों में अफोर्ड कर पाना कई बारी बहुत डिफिकल्ट होता है। इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू अफोर्ड अ प्रॉपर मंथली बजट। बहुत महंगा है ना, शहर में महंगाई है भाई, किराया भी देना है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, अलग अलग खर्चे आ जाते हैं। तो ये डेटा दांडेकर एंड रथ कमेटी ने दिया। पहली बार कोई कमेटी कैलोरी बेस्ड न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को समझकर डेटा साइंटिफिक पैरामीटर पे साइंटिफिकली प्रोवाइड कर रही थी। ये बातों को ध्यान रखिएगा। 2250 कैलोरी का डेटा यूज किया है। पहले की कमिटीज ऐसा नहीं कर रही थी, पहले एस्टिमेट्स ऐसा नहीं कर रहे थे। दूसरा, इसके बाद एक और कमेटी बनी जिनका नाम था वाई के अलग कमेटी 1973-74 में। बाद में वाई के अलग कमेटी बनी। अलग का बस याद रखना कि अलग ने अलग अलग कर दिया। रूरल एरियाज में कैलोरी कंजम्पशन अलग, अर्बन एरियाज में कैलोरी कंजम्पशन अलग। गांव में रहते हो, चलता फिरता इंसान है, ज्यादा चलना फिरना पड़ता है, ज्यादा कैलोरी बर्न होती है, उसकी ज्यादा कैलोरी खानी भी पड़ती है। गांव के लोग पतले दुबले होते हैं, शहरों में मेरी तरह बैठे बैठे पढ़ाते पढ़ाते बैठे बैठे मोटे हो जाते हैं। अर्बन एरियाज में 2100 कैलोरी शहरों में, क्योंकि थोड़ी यहाँ पे सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, और गांव में 2400। ये फिक्स की गई टू एस्टिमेट द पॉवर्टी इन इंडिया। लॉजिक बस यही था कि यार गांव के लोग थोड़ा ज्यादा फिजिकल एक्सरसाइज हो जाती है शहर के लोगों के मुकाबले। दांडेकर ने ना अलग से हेल्थ के ऊपर होने वाले खर्चे को नहीं देखा, सिर्फ डाइट को देखा, क्योंकि ये सोच के कि हेल्थ तो सरकारी अस्पताल फैसिलिटीज देते ही हैं, हेल्थ केयर अपने आप इंप्रूव करते ही हैं। एजुकेशन को भी इन्होंने अलग से नहीं देखा कि सरकारी स्कूल कॉलेजेस के अंदर वैसे भी एजुकेशन तो मिल ही जाती है। और फिर वाई के अलग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी। तो यहाँ पे कंजम्पशन पैटर्न को देखकर अलग ने अलग अलग कर दिया। इस तरीके से हम पावर्टी एस्टिमेशन कर पाए, ठीक है ना। पावर्टी एस्टिमेशन कमिटीज, इसमें सबसे पहले मैंने दांडेकर एंड रथ कमिटी बताया आजाद भारत में, जिसने प्रॉपर साइंटिफिक मेथोडोलॉजी कैलोरी की यूज करी। फिर उसके बाद अब हमने वाई के अलग कमिटी देखी है, इसकी भी अलग मेथोडोलॉजी, अलग तरीका था नापने का। अलग का एक खासियत ये थी कि महंगाई के, इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट को इन्होंने देखा। थर्ड, लाकड़ा वाला, LAKDAWALA, लाकड़ा वाला कमिटी 1993 में। टास्क फोर्स एक्चुअली थी, एक कमिटी नहीं थी, जिसने इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन को फोकस किया। आगे हम इन्फ्लेशन में पढ़ेंगे सीपीआई क्या होता है, सीपीआई में भी ALRW और IW पढ़ेंगे। इन्होंने इन मेथड्स का यूज किया कंजम्पशन पैटर्न को देखने के लिए। अब ये होते हैं या आगे पढ़ोगे? अभी नहीं, आगे पढ़ा जाएगा। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कैलोरी कंजम्पशन के बेसिस पे देखी जाएगी, ऐसा इन्होंने कहा। स्टेट स्पेसिफिक पॉवर्टी लाइंस क्रिएट की जाएगी, कंस्ट्रक्ट की जाएंगी। किस स्टेट में कितनी गरीबी, किस स्टेट में कितनी गरीबी, ऐसे देखी जाएगी। हाँ, अलग अलग स्टेट्स में, क्योंकि महंगाई का लेवल अलग अलग है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से लोग खर्चा करते हैं। तो इसीलिए लाकड़ा वाला जी ने अलग अलग स्टेट्स की रिक्वायरमेंट को समझ के अलग अलग स्टेट्स के लिए पावर्टी लाइन अलग अलग बनाने का फैसला लिया। कैलोरी का वही पैरामीटर था, 2400 कैलोरी शहर गांव में और 2100 कैलोरी शहर में।
और इन्होंने यूआरपी मेथड, जो भी आपने 3 मेथड पढ़े थे उसमें पहले वाला मेथड यूआरपी मेथड यूज किया था। ये बनाई 1989 में गई थी, पर ये अपनी रिपोर्ट 1993 में देती है दोस्तों। ये बात याद रखनी है आपको। लाकड़ा वाला जी के बाद आई सुरेश तेंदुलकर एस तेंदुलकर कमेटी। अब गलती से आपको ये ना लगे कि एस तेंदुलकर मतलब सचिन तेंदुलकर हुआ। सुरेश तेंदुलकर कमेटी was different, created in the year 2005 but submitted its report in 2009। ये 2009 में अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है। क्रिएट हुई थी 2005 में, रिपोर्ट सबमिट करती है 2009 में। पहली बात। दूसरी बात, काम क्या था इनका? अगेन वही पावर्टी एस्टिमेट करके बताओ। अब इन्होंने ना थोड़ा अलग रूप लिया। इन्होंने एक अलग से पावर्टी लाइन नहीं बनाई। दे डिड नॉट क्रिएट ए स्पेसिफिक पावर्टी लाइन। इन्होंने नहीं बनाई। प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है कौन सी कमिटी थी जिसने पावर्टी लाइन नहीं बनाई। इसने ना लाकड़ा वाला मेथडोलॉजी के बेसिस पर ही पावर्टी लाइन का डेटा यूज किया। बस ये था कि लाकड़ा वाला जी जो है वो यूआरपी यूज कर रहे थे, एस तेंदुलकर जी ने एमआरपी मेथडोलॉजी यूज कर ली। बस ये फर्क आया। इन्होंने मिक्स रिकॉल पीरियड वाली, हमने 3 मेथडोलॉजी पढ़ी है बेटा जी, इन्होंने एमआरपी ये थर्ड वाली यूज कर ली तेंदुलकर कमेटी ने। इन्होंने कहा कि भाई कंजम्पशन पैटर्न पुराना जो देख रहे हो बहुत पुराना हो चुका है। आप वो गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस ट्रैक कर रहे हो जो आज के टाइम पे लोग इस्तेमाल भी नहीं करते हैं। कंजम्पशन पैटर्न समाज में बदलता रहता है, बदलाव आता रहता है, महंगाई बढ़ती रहती है, इन्फ्लेशन को भी एडजस्ट करके देखना चाहिए। और तेंदुलकर जी ने कहा कि अब वो जमाना नहीं रहा कि हेल्थ और एजुकेशन पे सिर्फ सरकार खर्चती है। अब हेल्थ और एजुकेशन एक्सपेंडिचर को भी कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा, ऐसा तेंदुलकर जी ने कहा कि इनका भी कंसिडरेशन में इस्तेमाल करिए। इन्होंने कैलोरी कंजम्पशन के पैटर्न से भी हटकर काम करने की कोशिश करी। शिफ्ट फ्रॉम कैलोरी कंजम्पशन, कैलोरी कंजम्पशन से भी थोड़ा हट के काम करने की इन्होंने कोशिश करी। ठीक है ना? इनके हिसाब से अगर आप गांव के इलाके में रहते हो, 446.8 रुपीज दिन का नहीं, पर मंथ का। अगर आप गांव में रहते हो तो अगर इससे कम कमा रहे हो तो आप गरीब हो। और अगर आप शहर में रहते हो दोस्तों तो आपके लिए होगा 578 रुपीज पर मंथ अर्बन एरियाज के अंदर। अगर इतना भी नहीं कमा पा रहे तो गरीब हो तुम, ऐसा इन्होंने कहा। इसमें सारे इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट किया, एक्सपेंडिचर और हेल्थ के, एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर होने वाले एक्सपेंडिचर को भी देखा, एमआरपी मेथड भी यूज किया, पुराने कंजम्पशन बास्केट को भी थोड़ा चेंज किया। बहुत सारे बदलाव इन्होंने क्रिएट करे। ठीक है ना? तो उसके बाद ये डेटा हमारे सामने आया। ये अलग कमिटी से अलग था, जो कि दोनों के लिए, रूरल और अर्बन एरियाज के लिए अलग बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज देखती थी कि गांव में अलग चीजें इस्तेमाल करते हैं, शहर में लोग अलग चीजें इस्तेमाल करते हैं। इन्होंने कहा ना, एक सिंगल यूनिफॉर्म बास्केट है, हम पावर्टी लाइन नहीं बनाएंगे। हम लेटेस्ट लोग इस्तेमाल क्या करते हैं, वेजिटेरियन फूड, नॉन वेजिटेरियन फूड, जिसमें दाल, मिल्क, तेल, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, शुगर, सॉल्ट, एंटरटेनमेंट के ऊपर मूवी की टिकट, टॉयलेट के अंदर इस्तेमाल होने वाली चीजें जैसे हार्पिक वगैरह, साबुन वगैरह, उन चीजों पे फोकस किया गया। तो इन्होंने कैलोरी कंजम्पशन से हटकर पावर्टी एस्टिमेशन के लिए पावर्टी लाइन बास्केट, जो भी हमने पढ़ा था, बास्केट मतलब सारी चीजें एक साथ देखते हो ना, क्या क्या गुड्स एंड सर्विसेज पे पैसा खर्चा जा रहा है, ऐसी एक यूनिफॉर्म पावर्टी लाइन बास्केट गांव के लिए और शहर के लिए एक साथ बनाई, अलग अलग नहीं।
अलग अलग नहीं थी। इनके इस पूरे एनालिसिस से ये पता चला कि ऑल इंडिया लेवल पे 37.2% लोग गरीब हैं। 37.2% लोग देश के गरीब हैं, ऐसा बोला सुरेश तेंदुलकर कमेटी ने। और आपको एक चौंकाने वाली बात बताऊं, बस तभी के तभी एक और रिपोर्ट आई थी जिसमें, वैसे रिपोर्ट का नाम बता देता हूं, 61st राउंड ऑफ NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, हर साल एक डेटा निकालती थी देश के बारे में, देश की फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में। 61st डेटा आया था भाई, हर साल आता है, तो 61वां साल था। उसमें बोल दिया गया सरकार ने कि 21.8% गरीबी है। सरकार चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि देश में 21.8% गरीबी है। एक अलग रिपोर्ट में तेंदुलकर जी चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि 37.2% है। अब माने तो किसकी माने? सरकार की बड़ी यहाँ पे किरकिरी हुई कि NSSO की 61st रिपोर्ट, 61st राउंड 2004-5 में जो आया, वो तो तेंदुलकर जी की रिपोर्ट से काफी अलग हो गया। इसका रीजन ये था दोनों के अलग होने का कि एस्टिमेट जो तेंदुलकर कमेटी ने यूज किया था, इट वाज मच मोर देन द ऑफिशियल एस्टिमेट 2004-5 का और 1993-1994 के प्राइसेस को देखकर। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों की मेथोडोलॉजी में बस थोड़ा फर्क आ गया था। पर बार बार सरकार ये जो डेटा चेंज करती है, मतलब स्टैटिस्टिक्स को कहा जाता है सरकार अपनी कन्वीनियंस के लिए मॉडिफाई कर सकती है, तोड़ मोड़ सकती है, वही कुछ हो रहा था। इसलिए सुरेश तेंदुलकर कमेटी पर सवाल उठा। तो अब सरकार क्या करेगी जब सवाल उठ जाते हैं उनके काम पे? एक और कमेटी बना दो। 2011-12 में सी रंगराजन कमेटी बनी, एक और कमेटी बना दी। क्या करें? 2000, वैसे तो प्रॉपर ये 2012 में बनी थी, 2014 में अपनी रिपोर्ट सौंप देती है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अर्बन एरियाज का और रूरल एरियाज का अलग अलग डेटा देखा। अभी तेंदुलकर जी ने एक साथ देखा था, इन्होंने मेथोडोलॉजी सेम ना रख के अलग अलग रखी, तो ये तेंदुलकर जी के खिलाफ गए। पहली चीज, ऐसे पहले कोई कमिटी अलग अलग कर चुकी है अर्बन और रूरल का? लाकड़ा वाला कमिटी ने किया था, वही सेम प्रोसेस इन्होंने भी फॉलो करी, रंगराजन जी ने। ठीक है ना? इंटरनेशनल लेवल पे भी देखा गया दूसरे देश पॉवर्टी एस्टिमेशन के लिए क्या करते हैं, और उसी बेसिस पर इंडिया में भी चेंजेस लाने की कोशिश करी कि सरकार की योजनाओं का फायदा किसको मिलना चाहिए। हु शैल बी एलिजिबल फॉर द गवर्नमेंट एंटाइटलमेंट, सरकार की स्कीम गरीबों को मिलनी चाहिए। गरीब है कौन? आखिरकार गरीब है कौन? तो रंगराजन कमेटी की एस्टिमेशन इस प्रकार रही। बाकी इन्होंने डेटा बहुत अलग अलग प्रकार के इस्तेमाल किए ताकि हमारे देश में एक्चुअल गरीबों की मात्रा पता चल पाए। इनकी खासियत ये थी कि इन्होंने न्यूट्रिशन को देखा, न्यूट्रिशन लेवल को देखा, कैलोरी कंजम्पशन लेवल को देखा, और नॉन फूड एक्सपेंसेस को भी देखा। न्यूट्रिशन के अंदर कैलोरीज की मात्रा इनके द्वारा देखी गई, अर्बन एरियाज में 2090 के कैल अर्बन एरियाज में, और रूरल एरियाज के अंदर 2155 के कैल मतलब कैलोरी, गांव में ज्यादा शहर में कम। ये हो गया कैलोरी। प्रोटीन का भी देखा गया। रूरल एरिया के अंदर अगर आप 48 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन ले रहे हो तो फिर आप गरीब नहीं हो। अर्बन एरिया में 50 ग्राम। फैट्स भी देखे गए बेटा जी, फैट्स, हेल्दी फैट्स, फैट्स होते हैं ना, 26 ग्राम फैट रूरल एरिया में और 28 ग्राम फैट अर्बन एरिया में। अगर इतना आप प्राप्त कर ले रहे हैं तो फिर आपकी न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड पूरे हो रहे हैं। और ये जानकारी, अब भाई रंगराजन जी तो कोई हेल्थ एक्सपर्ट थे नहीं, तो कहाँ से आई होगी? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने बनाया था ये पैरामीटर, अलग अलग एज के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से पैरामीटर डेवलप करेगा कि न्यूट्रिशन लेवल कैसा होना चाहिए। इन्होंने कहा
अगर आप 47 रुपीज पर डे का अर्बन एरियाज में खर्च ले रहे हैं, आप गरीब नहीं है। 32 रुपीज पर डे का रूरल एरियाज में खर्च ले रहे हैं, आप गरीब नहीं। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। इन्होंने MMRP मेथड का इस्तेमाल किया। MRP URP को छोड़कर मैंने जो बताया था सबसे लेटेस्ट वाला MMRP मेथड, वो 7 दिन, 30 दिन, 365 दिन वाला। 7 दिन में आपने अंडे पे कितना पैसा, दूध पे, सब्जियों पे, फ्रूट्स पे कितना पैसा खर्चा, लास्ट 30 डेज में बिजली का बिल, पानी का बिल, राइट, मकान का किराया, कितना पैसा खर्चा लास्ट 365 दिन में, एजुकेशन, हेल्थ, कपड़े, जूते, इन पर कितना पैसा खर्चा। बेसिकली MMRP जो है आपका, ये मेथड फॉलो किया, बट रंगराजन कमेटी ने एक अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। भाई ये खर्चे 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 ही देखते रहोगे, एक्सपेंडिचर ही देखते रहोगे क्या? थोड़ा मल्टी डायमेंशनल व्यू पॉइंट लेकर आते तो कहीं ना कहीं बेहतर रहता, बट चलो कोई बात नहीं। एक और कमिटी बनी, उसने कुछ काम किया, वो काम मैंने आपको बता दिया। तो इसमें रिवाइज करते हैं, सारा कैलोरी, प्रोटीन, फैट्स, कैलोरी, सारा न्यूट्रिशन का स्टैंडर्ड देखा गया पावर्टी एस्टिमेशन के लिए। महीने में कितना खर्चा करते हो, MMRP मेथड फॉलो किया। 5 लोगों का परिवार महीने में कितना खर्चा करता होगा, उसको देखा इन्होंने। फूड, नॉन फूड आइटम्स पे हमारे खर्चे को देखा, और रूरल और अर्बन एरियाज के लिए मेथडोलॉजी बनाई, कैलकुलेट किया सेपरेटली। इनके हिसाब से 29.5% ऑल इंडिया लेवल पर इंडिया में पॉवर्टी है, ऐसा डिसाइड किया गया 29.5%। हिज रिकमेंडेशंस वर बिट डिफरेंट फ्रॉम तेंदुलकर। पहली बात तो इनका टाइम पीरियड अलग था, ये 2014 में आया। ये सारे यूनिक फीचर्स लेकर आए अपने। रूरल पॉवर्टी लाइन और अर्बन पॉवर्टी लाइन बास्केट्स को अलग अलग किया, और 29.5% देश की गरीबी इनके 2011-12 के डेटा के हिसाब से आई। ये तेंदुलकर से अलग ऐसे है कि तेंदुलकर MMRP नहीं, MRP मेथड यूज कर रहे थे। तेंदुलकर ने 2009 में कमिटी का रिकमेंडेशन दिया था। इन्होंने पर कैपिटा मंथली एक्सपेंडिचर देखा, 446.8 रुपीज पर मंथ रूरल में, 578 रुपीज पर मंथ अर्बन में। इनके हिसाब से देश में 37.2% लोग गरीब आए। इसके अंतर्गत कैलोरीफिक वैल्यू से थोड़ा हट के आगे जाने की कोशिश करी, और इन्होंने भी बस ये है कि अर्बन पावर्टी लाइन ऑल इंडिया लेवल पर एक यूनिफॉर्म, एक सिंगल बनाई, गांव और शहर दोनों के लिए। इस तरीके से ये अलग थे। तो सुरेश तेंदुलकर और रंगराजन जी का फर्क हमने देख लिया, गरीबी कितना एक्सटेंट में फैला हुआ था ये हमने देख लिया दोस्तों। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है अमर्त्य सेन जी की कैपेबिलिटी अप्रोच ऑफ पॉवर्टी। अमर्त्य सेन द फेमस इकोनॉमिस्ट सेड कि गरीबी की वजह से आप सबसे ज्यादा पैसे की कमी का तो सामना करते करते हो, आपकी कैपेबिलिटीज बहुत वाइडली और हेविली इम्पैक्ट होती हैं। तो इसीलिए जो लोग, जो जनता है, इफ यू वांट टू इम्प्रूव देयर लाइफस्टाइल, तो आपको उनकी कैपेबिलिटी बेहतर करनी होगी, उनको अपॉर्चुनिटीज ज्यादा खोल के देनी होंगी, सो दैट दे कैन लीड अ बेटर लाइफ। वेलफेयर ज्यादा से ज्यादा लोगों का हो, एम्पावर ज्यादा से ज्यादा लोग हों, उसके लिए उनके लिए कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी मतलब उनको एजुकेट कर दो, बाकी वो अपने आप रास्ता बना लेंगे। उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज देने के बजाय स्किल डेवलप कर दो, वो जॉब अपॉर्चुनिटीज अपने आप ले लेंगे। ठीक है ना? आप ये सोच रहे हो कि सरकार जब करेगी तभी कुछ फायदा होगा, नहीं नहीं। डेवलपमेंट अमर्त्य सेन जी के हिसाब से एक ऐसी प्रोसेस है जिनसे लोगों की कैपेबिलिटी या क्षमता बढ़ती है। और हमने बात करी है, डेवलपमेंट एक्चुअली ब्रिंग्स फ्रीडम, आपको स्वतंत्रता अपने फैसले लेने की, ऑटोनॉमी अपने डिसीजन लेने की मिल पाती है। कैपेबिलिटी अप्रोच यही कहता है कि पॉवर्टी क्या सिचुएशन है जहां पे इंसान के पास इतनी कैपेबिलिटीज नहीं है कि वो अपने खुद के डिसीजंस ले सके, बेसिक लाइफ की चीजें खरीद सके, रोटी कपड़ा मकान प्राप्त कर सके, जिसकी वजह से उनकी कैपेबिलिटी रिड्यूस हो जाती है दोस्तों। तो अगर डेवलपमेंट लाना चाहते हो, लोगों को इतनी कैपेबिलिटी दो
कि वो अपने फैसले खुद ले सकें। हेल्थ और एजुकेशन में लोगों को एम्पावर करो ताकि सरकार पे डिपेंडेंसी उनकी खत्म हो जाए, दे कैन बी इंडिपेंडेंट। पावर्टी, इनइक्वालिटी, जेंडर बायस जैसी प्रॉब्लम्स का लोग फिर खुद ही सामना कर लेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? खुद ही सामना कर लेंगे। अब जैसे अंबेडकर जी ने कहा रिजर्वेशन एफर्मेटिव एक्शन डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, जिसके बाद लोग पढ़ पाए, अपॉर्चुनिटीज ले पाए और आज थोड़ा डेवलपमेंट के रास्ते पर जा पाए हैं। वही सेम चीज अमर्त्य सेन जी भी कहते हैं कि कैपेबिलिटी एक्सटेंड करो इंडिविजुअल्स की, ताकि वो अपने खुद के डिसीजंस लेने की क्षमता रख सके। हम आजकल एक और चेंज क्रिएट कर रहे हैं। हमने इंडिया में सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 के अंदर करवाए, और इस बार भी लेटेस्ट सेंसस जो अभी होने वाला है उसमें भी सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस कराने का सोचा है। आमतौर पे स्टेट गवर्नमेंट कैरी आउट करवाती हैं ये SECC की जातिगत जनगणना है, जहां पे आपका कास्ट क्या है और फिर आपकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, समाज में क्या रुतबा है, इकोनॉमिकली क्या पोजीशन है, उसकी जानकारी इकट्ठी करते हो। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, एक बकायदा मिनिस्ट्री है, वो रोल प्ले करती है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, ये रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ही सेंसस कैरी ऑन करते हैं। ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल, एक ही ऑफिस है ये, एंड सेंसस कमिश्नर, इनको ये दोनों काम दिए हुए हैं बेटा। ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर। सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस लोगों के पक्के मकान है या नहीं है, कितनी एजुकेशन मिल पाई है, जमीन है रहने के लिए या नहीं है, लोग डिसेबिलिटी का तो सामना नहीं कर रहे, विकलांग तो नहीं है, SC ST परिवार से बिलोंग करते हैं क्या, इनकम कितनी है, ऐसे सवालों के जवाब मिल पाते हैं। एजुकेशन लेवल कितना है, स्किल डेवलपमेंट कितना है, क्योंकि सरकार की बतेरी स्कीम है। हाउसिंग स्कीम, मकान, अगर पक्का मकान देना है किसी को, स्किल डेवलपमेंट स्कीम, मनरेगा, फूड के लिए, अनाज के लिए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो मतलब बहुत सारी स्कीम्स हैं दोस्तों। हम उन स्कीम्स के अंदर बेटर टारगेटिंग करना चाहते हैं जो लोग डिजर्व करते हैं उनके लिए। अब बेसिकली एक कमिटी बनाई थी, सुमित बोस कमिटी। क्या पता परिवार से सवाल पूछ ले कि सुमित बोस कमेटी किससे जुड़ी थी? ये सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस से जुड़ी थी। इसने कहा कि रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम में सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का डेटा लेकर गरीबों को एक्चुअली प्रॉपरली टारगेट कर पाएंगे। 2011 के अंदर सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस किया गया, टेम्पररली आइडेंटिफाई किए गए थे अलग अलग परिवार, कौन अलग अलग कास्ट, पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करता है और कौन सोशली और इकोनॉमिकली पुअर है। लोगों की शिकायतें सुनी जा सके, उनकी प्रॉब्लम समझी जाके, उनको गरीबी कम करके बेटर अपॉर्चुनिटीज दी जा सके, इसके लिए SECC का डेटा इस्तेमाल करने की सरकार ने बात करी थी। ये पहली बार हुआ था 2011 में, 1931 से लेकर 2011 में पहली बार हुआ था। लास्ट टाइम 1931 में हुआ था कि जहां पे कास्ट का भी इंफॉर्मेशन सेंसस के साथ सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के तौर पे लिया गया, जिसमें इंटेंशन हमारा यही था कि लोगों के कास्ट को जानकर उनकी सोशो इकोनॉमिक कंडीशन को समझें कि अगर इस कास्ट के पर्टिकुलर लोग इतनी गरीबी का सामना कर रहे हैं तो गरीबी दूर करने के लिए सरकार क्या प्रोग्राम बनाए या अपने एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स को उन तक कैसे पहुंचाए। कौन से कास्ट ग्रुप इकोनॉमिकली सबसे एडवांटेजेड है, कौन से इकोनॉमिकली एडवांटेजेड नहीं है, कौन कास्ट ग्रुप इकोनॉमिकली वेल ऑफ हो गए हैं, कौन से नहीं हुए। इसके बेसिस पर इन्होंने काम किया था। ठीक है जी, पॉपुलेशन का डेटा सोशियो इकोनॉमिक पोजीशन के हिसाब से, एजुकेशन लेवल के हिसाब से हम इकट्ठी कर सकें। अब कुछ मेथडोलॉजीज यूज की गई थी सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के अंतर्गत। रूरल एरियाज के अंदर मेथडोलॉजी यहाँ पे यूज हुई थी NC सक्सेना कमेटी की। रूरल एरियाज के लिए
ठीक है ना। और अर्बन एरियाज के लिए हाशिम कमेटी की रिकमेंडेशंस यूज हुई थी। बेसिकली ये जो एनसी सक्सेना जी थे ना, उन्होंने कहा पॉपुलेशन को आप बांट लो। पहली बात एक्सक्लूडेड, जो ऑटोमेटिकली सरकार की योजनाओं से देखते ही बाहर निकाल दो, एक्सक्लूड कर दो। एक तो ये कैटेगरी होनी चाहिए भाई, जिसके पास अपनी गाड़ी है, वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, टीवी है, बाइक है, राइट। एक्सक्लूड देम। उनको सरकार की योजनाओं की क्या जरूरत है, खुद ही सोचिए भाई। मतलब गरीब को जरूरत होगी ना, जो पहले से रिसोर्सेस हैं उसको क्या जरूरत होगी। दूसरा है ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप इंक्लूडेड हैं, जिनसे किस पूछने की जरूरत नहीं किसी से, जो कूड़ा बीनते हैं, जो भीख मांगते हैं, जो नालियां साफ करने का सैनिटेशन वर्क का काम करते हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर कोई दिव्यांग जन है, कोई ऐसा इंसान है जिसके पास पक्का मकान नहीं है, होमलेस है, तो वो तो अपने आप ही इंक्लूड हो जाएगा ना भैया। और इसके साथ कुछ अदर्स कैटेगरी में भी थे जो अलग अलग डेप्रिवेशंस, कमियों का सामना कर रहे हैं। तो ये तीन कमिटी ने तीन कैटेगरी डिवाइड कर दी कि सरकार की योजनाओं का, सरकार के प्रोग्राम का फायदा कैसे लोगों को मिले, कौन बीपीएल हो कौन ना हो उसको कैसे बताएं। तो इन्होंने तीन कैटेगरी बनाई। एक्सक्लूडेड, जो पूरी तरह इंक्लूडेड है, निकाल दिया। ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड, नाम से समझ आ रहा है। और अदर्स। हाशिम जी जो थे वो अर्बन एरियाज के लिए थे। प्लानिंग कमीशन ने इन्हें बनाया था कि सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का डेटा अर्बन एरियाज के अंदर कैसे यूज किया जा सके बेटा। इन सब ने आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी, उन इकोनॉमिक फैक्टर्स को, उन सोशल फैक्टर्स को जो गरीबी को क्रिएट करते हैं। इवन पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल, एनवायरमेंट और ज्योग्राफिकल फैक्टर भी होते हैं। और वही फैक्टर कल को मेंस का एक क्वेश्चन बन जाता है आपके सामने, आपको आंसर करना है उसमें। रीजंस एंड कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, क्या लिखोगे, बताना ना। देश में इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट थोड़ा स्लो हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हाई रहा है, जिस वजह से जॉब्स क्रिएट नहीं हुई, लोग गरीब हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर इनएडिक्वेट था, कुछ स्टेट्स में इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रॉपरली हुआ नहीं, एग्रीकल्चर भी बैकवर्ड रह गया, लोगों को जो नेसेसरी चीजें इंडिया में बनकर प्रोड्यूस होकर मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई। कुछ लोग अमीर होते गए और कुछ लोग गरीब होते गए, तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड रिसोर्सेज वाज देयर। पॉलिटिकली वोट बैंक पॉलिटिक्स चली इंडिया के अंदर। गांव के अंदर ज्यादा रिफॉर्म्स हुए ही नहीं, कम्युनल टेंशन हुई, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, रिलीजन के आधार पर भेदभाव हुआ। कुछ स्टेट्स अमीर हो गए अपनी सी पोर्ट के पास, प्रॉक्सिमिटी, पानी का बंदरगाह था। कुछ अंदरूनी स्टेट्स ज्यादा अमीर हो नहीं पाए। कुछ स्टेट्स में क्राइम और करप्शन इतना ज्यादा था, बिहार इज वन ऑफ एन एग्जाम्पल। कुछ स्टेट्स में लैंड बहुत फर्टाइल थी, पंजाब, हरियाणा। कुछ में लैंड उतनी फर्टाइल या उपजाऊ नहीं थी। तो फार्म का, एग्रीकल्चर का आउटपुट जो है स्टेट्स में अलग अलग तरीके से होगा, अलग अलग तरीके से बना। कुछ स्टेट्स में बार बार फ्लड्स आते गए, साइक्लोन आते गए, सुनामी आती गई, बाढ़ आती गई, सूखा पड़ता गया, ड्रॉट आता गया। कुछ में रेनफॉल ज्यादा हुई, कुछ में कम हुई। तो सबके अलग अलग रीजन रहे। अगर क्वेश्चन आता है तो प्लीज राइट इट, आप एक अच्छा आंसर बना के लिख सकते हो। दोस्तों एक और बात बता दूं मैं आपको, ये जो बीपीए, ये जो सेंसस हुआ था ना रूरल एरिया में आपका एनसी सक्सेना जी का, अर्बन एरियाज में हाशिम जी का, इनमें कुछ प्रोसेस फॉलो की गई थी। पहली बात क्वेश्चन बनेगा, ये बीपीएल सेंसस रूरल एरिया का किसने कंडक्ट, कौन से मिनिस्ट्री ने कंडक्ट कराया था। तो बीपीएल एरियाज, रूरल एरियाज का बीपीएल सेंसस मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने बेटा कंडक्ट कराया था। सबसे पहली बात, पहला बीपीएल सेंसस जो हुआ था, द फर्स्ट बीपीएल सेंसस, वैसे तो वो 1992 में हुआ था। उस टाइम पे 8 5 ईयर प्लान चल रहा था, तब हुआ था। फिर उसके बाद में सेकंड और थर्ड सेंससेस कराए गए हैं 1997 और सन 2002 के अंतर्गत। तो ये रूरल एरियाज में बीपीएल सेंसस कई बार हो चुका है। फिर 2008 में इसी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने सक्सेना कमेटी बनाई कि अब बीपीएल सेंसस कैसे कराया जाए। 2009 के अंतर्गत इन्होंने अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी। और ये तीन कैटेगरी जो अभी हमने पढ़ी थी, ऑटोमेटिकली एक्सक्लूडेड, ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड
एंड अदर्स। ओके, ताकि बीपीएल स्टेटस उन लोगों को दिया जा सके और सरकार की योजनाओं का फायदा उनको दिया जा सके। प्लानिंग कमीशन ने ये बनाया था, ठीक है ना। फिर फोर्थ और लास्ट रिपोर्ट आती है बीपीएल सेंसस जो हुआ था 2011 में, मतलब 4 बार आज तक बीपीएल सेंसस हुआ है। जो चौथा सेंसस हुआ उसकी रिपोर्ट आती है, जिसको हम अब फर्स्ट सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस भी कहते हैं। चौथा बीपीएल सेंसस पहला फर्स्ट सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस बना जो 2011 में हुआ, ठीक है ना। इन्होंने कहा कि देश में 24.3 करोड़ परिवार हैं, उनमें से 17.91 करोड़ परिवार गांव में रहते हैं, ये रूरल एरियाज में रहते हैं। ये टोटल फैमिलीज हैं इंडिया की। लगभग इंडिया में 24.3 करोड़ फैमिलीज हाउस होल्ड हैं, जिसमें से ज्यादातर हाउस होल्ड तो रूरल एरिया में रहते हैं, 17.91 करोड़। इनमें से 60% लोगों को गरीब, पुअर, डिप्राइव्ड मान लिया इस कमिटी की रिकमेंडेशन के तहत। ये हो गया है। क्वेश्चन बनेगा, अब आप आंसर कर पाओगे। बीपीएल सेंसस अर्बन एरिया के अंदर कब कब हुआ? 2012 में। यहां मिनिस्ट्री अलग है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, अर्बन पावर्टी एलिविएशन या अर्बन अफेयर्स। उसने एस आर हाशिम जी को कमान सौंपी कि भाई तुम बताओ बीपीएल सेंसस अर्बन एरिया में कैसे हो, मेथडोलॉजी बताओ कैसे हम अर्बन एरियाज के अंदर ढूंढने परिवारों को। तो इन्होंने भी वही 3 स्टेज आइडेंटिफिकेशन किया, ऑटोमेटिकली एक्सक्लूडेड, वही वही सेम, ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड और अदर्स। इन्होंने भी वही किया। ऑटोमेटिकली एक्सक्लूडेड, जिनके पास घर में एसी है, बाइक है, कंप्यूटर, लैपटॉप, इंटरनेट है, वो गरीब कहाँ से? रेफ्रिजरेटर है, टीवी है, कहाँ से गरीब? तो एक्सक्लूड कर दो। इंक्लूडेड, भाई कूड़ा उठाता है, कोई डिसेबल्ड है, मैंने बताया था, सेम सेम। और फिर अदर्स में बेसिकली वहां पे ना कुछ चीजें देखी जाती थी, अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ कुछ कैटेगरी डिवाइस की गई थी जिसके बेसिस पर गरीबी कितनी है पता लगाया जा सके। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, कितनी गरीबी है उसको पता लगाया जा सके। एक और बात, अब भाई स्टैटिस्टिशियंस तो डेटा इकट्ठा करते ही हैं, तो एक रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल होता है। क्वेश्चन क्या बनेगा एग्जाम में, ये इंपॉर्टेंट है ना, ज्ञान किस बात का इकट्ठा कर रहे हैं। पहली बात, ये रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल या टेस्ट क्या होता है? तो जो डेटा इकट्ठा किया जाता है गरीबों का, वो इस मेथड के द्वारा किया जाता है। ये पता है क्यों इंपॉर्टेंट है? कि 2019 में आपको पता है इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज किसको मिला था? अभिजीत बैनर्जी को, माइकल क्रेमर को और एस्थर डफलो, जो अभिजीत बैनर्जी की पार्टनर है, इनको मिला था क्योंकि ये इनका जो मेथडोलॉजी थी वो इन रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स को करने में मदद करती थी, जिसके बेसिस पर गरीबी आकलन कर पाना, पॉवर्टी ढूंढ पाना थोड़ा आसान हुआ। मतलब एक रिसर्चर जो ढूंढ रहा है कितने परसेंट पीपल पुअर है, उनके लिए इट बिकेम वेरी इजी टू कलेक्ट डेटा एंड टू क्रिएट अ बेटर आउटकम, ठीक है ना, ताकि गरीबों की मात्रा हमें पता चल सके। अच्छा, अब एक मेंस का क्वेश्चन बनता है, क्यों ना गरीबी खत्म करने के लिए हम इंडिया में यूनिवर्सल बेसिक इनकम सबको दे दें, कुछ फिक्स इनकम सबको दे दें। गरीबी क्या होता है? पैसे की कमी, पैसा नहीं है, वरना आप खुद चीजें खरीद लेते, खाने पीने की चीजें खरीदते, इंटरनेट खरीदते, कपड़े खरीदते। तो एक काम करते, एक सिंगल स्कीम बनाते, सारी स्कीमें खत्म करो, जो एग्जिस्टिंग वेलफेयर स्कीम्स हैं उनको खत्म करो, एक ही सिंगल स्कीम चलाएंगे यूनिवर्सल बेसिक इनकम के नाम से, और सबको 10,000 रुपये, 12,000 रुपये, 15,000 रुपये महीना जो भी है देंगे। हर महीने कैश पेमेंट आपके अकाउंट में बिना किसी कंडीशन के डाली जाएगी, और आप उसे इस्तेमाल जहां चाहो कर सकते हैं। तो ये सोचा गया सरकार के द्वारा।
कुछ पैसा दे देते हैं, यूनिवर्सल होगा, देश के हर बंदे को मिलेगा, जो गरीब है वो ले लेगा, जो अमीर है उसको जरूरत ही नहीं। और मानी जी को बोलोगे 10,000 रुपये महीना मिलेगा, वो थोड़ा ना जाएंगे लेने। क्योंकि हर सिटीजन के पास एक बेसिक इनकम का राइट तो है। तो इससे एक फ्रीडम मिल जाएगी। अब भाई मुझे अगर तुम महीने का 10,000 रुपये दे रहे हो, मेरे को ये फ्रीडम हो जाएगी कि मैं अपनी इच्छा का काम करूंगा, मुझे मजबूरी में कहीं नौकरी नहीं करनी पड़ेगी। सो आई कैन स्पेंड माई लाइफ अकॉर्डिंग टू माई ओन चॉइस। इस तरीके से एक और फायदा होगा। अनएम्प्लॉयमेंट जो बढ़ रहा है ना, वो इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि एआई नौकरियां खा रहा है, टेक्नोलॉजी नौकरी खा रही है। तो डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज आजकल सब जो ये सामना कर रहे हैं प्रॉब्लम का, उनके लोग कम से कम भूखे तो नहीं मरेंगे, उनके पास अगर कुछ फिक्स इनकम, बेसिक इनकम आती रहेगी। इससे गरीब और अमीर का फर्क भी कम होगा। जो अमीर हैं उन पर टैक्स लग के गरीबों में यूनिवर्सल बेसिक इनकम के तौर पे बांटा जाएगा, और इनइक्वालिटी कम की रहेगी, जिससे देश में सोशल जस्टिस बढ़ेगा, गरीबों का फायदा होगा, उनके पास इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। और इनके लिए पैसा इकट्ठा करना इतना मुश्किल नहीं है। जो इतनी सारी बतेरी स्कीम चल रही है आपकी, जीडीपी का इतना बड़ा हिस्सा हम खर्च देते हैं, सरकार इतनी सारी स्कीमें चला रही है, उनको हटाओ, उनकी जगह ये लाओ। उसमें कितना वेस्टेज होता है, कितना करप्शन है, कितना लीकेज है, सही इंसान तक कई बार पैसा नहीं पहुंच पाता। सरकार गेहूं बांटती है जैसे फ्री में, बोरियों की बोरियां गायब हो जाती हैं और मार्केट में बिक्री होती हैं, जो सरकार गरीबों को फ्री में देने के लिए भेजी थी। और एक सिंगल स्कीम को मॉनिटर करना आसान होगा कई सारे अलग अलग वेलफेयर स्कीम्स के मुकाबले। करप्शन इससे कम हो सकता है, राइट। इससे गांव शहर हर जगह फाइनेंशियल सर्विसेज लोगों को मिल पाएगी। तो यस, इट इज़ अ गुड थिंग, बट बहुत पैसा लगेगा इसमें। देश की 5% जीडीपी तक हम इसमें स्पेंड कर सकते हैं। तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम के अपने चैलेंजेस भी हैं। पहली बात तो आइडेंटिफाई कैसे करोगे, किसको डिजर्व करता है, कौन डिजर्व करता है, किसको मिलना चाहिए पैसा। दूसरी बात, बैंकिंग सिस्टम पे बहुत बोझ पड़ जाएगा इस चीज़ का। जो गांव के लोग हैं, जो बैंक के अकाउंट है ही नहीं जिन पे, वो कैसे सरकार से पैसे लेंगे, क्योंकि अकाउंटों में पैसा भेजेगी सरकार, कैसे पहुंचेगा उन तक, खुद ही सोचो। तो एक क्वेश्चन अगर बनता है तो चैलेंजेस की बात करना और सोचो। भाई मुझे मिल गया पैसा, अब मैं चढ़ी मुझे यारी तेरी जैसे, हाँ, दारू देसी, मैं शराब पीऊंगा, जुआ खेलूंगा, ड्रीम इलेवन पर टीमें बनाऊंगा, आई विल डू सच बैड थिंग्स, और लोग ये काम करने लगेंगे। तो यू पीपल विल स्टार्ट मिस यूजिंग द मनी। भाई अपने परिवार पे आप खर्चते, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, हेल्थ पे खर्चो, समझ आता है। लोग इस तरीके से वेस्ट करने लगेंगे। दुनिया में कई देश हैं, ईरान हो गया, कनाडा हो गया, जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है। पर कोई भी बड़ी इकॉनमी, हम तो फिफ्थ लार्जेस्ट इकॉनमी से फोर्थ लार्जेस्ट कह सकते हैं खुद को, इंडिया के साइज का कोई कंट्री कभी इसको कर भी नहीं पाया, फुल फ्लेजेड तरीके से कर ही नहीं पाया है। तो वही है कि आप डिस्कशन डेलिब्रेशन कर सकते हो। इसके फेवर में चार पांच पॉइंट्स पता होने चाहिए, इसके अगेंस्ट चार पांच पॉइंट्स होने चाहिए, और एक वैलिड कंक्लूजन कि हाँ अभी शायद समय नहीं आया है ऐसी स्कीम रोल आउट करने का। डेफिनेटली करप्शन कम होगा, पैसा बहुत बचेगा, और टारगेटेड लोगों तक पहुंचेगा उनके बेनिफिट के लिए। बट इसकी प्रॉब्लम यह है कि इम्प्लीमेंटेशन इज वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी हैसल क्रिएटिंग। इसको इम्प्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल होगा, इसलिए करेंटली हम इसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। अगला हमारा टॉपिक शुरू हो जाता है अब इनइक्वालिटी का। अब ये थोड़ा मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चंस की बात करेंगे। एक क्वेश्चन आ गया मेंस का, इनइक्वालिटी होती क्या है, उसका इम्पैक्ट कैसे मेजर किया जाता है। तो इनइक्वालिटी का मतलब है, और अलग अलग टर्म्स में हो सकता है, ये सोशल इनइक्वालिटी हो सकती है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हो सकती है, पॉलिटिकल इनइक्वालिटी हो सकती है। भाई अलग अलग डायमेंशंस में होती है। ये सब इनकम इनइक्वालिटी से ही कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। राजनीतिक तौर पे आप अनइक्वल हो, सोशली अमीर और गरीब का जहाँ फर्क आ जाता है। और इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि सरकार अगर इन्वेस्टमेंट भी करती है तो रूरल एरियाज के मुकाबले अर्बन में ज्यादा करती है। तो रूरल एरियाज में वो फैसिलिटी क्रिएट नहीं हुई, शहरों में हुई, इसलिए गांव छोड़ छोड़ के लोगों को शहर भागना पड़ता है। एक ये प्रॉब्लम है।
स्किल अपग्रेडेशन लोगों ने किया नहीं तो आज उनकी जॉब पर बन आई है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है। सरकार ने प्रॉपर स्किल्स लोगों को पहुंचाया नहीं, कॉलेजेस के अंदर जो रेलेवेंट कंटेंट था, सिलेबस था, वो पढ़ाया नहीं, ये प्रॉब्लम है। हेल्थ और एजुकेशन पे बहुत मेजर खर्चा पब्लिक का हो रहा है, जबकि ये चीज सरकार के द्वारा खर्चने की है। इस वजह से गरीब को जो ज्यादा पैसा हेल्थ और एजुकेशन पे खर्चना पड़ रहा है, जो अफोर्ड नहीं कर पाता, दैट इज क्रिएटिंग पॉवर्टी और इनइक्वालिटी क्रिएट कर रहा है। फिर महंगाई जो बढ़ रही है, इन्फ्लेशन जो बढ़ रहा है, उसकी वजह से भी इनइक्वालिटी बढ़ी है। ठीक है ना, ये सारे रीजन बनते हैं। एलपीजी रिफॉर्म्स आए देश के अंदर, इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को खोल दिया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई, तो कुछ अमीर थे वो और अमीर हो गए, और जो गरीब थे वो और गरीब हो गए। तो इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा रही दोस्तों। इनइक्वालिटी को नापने का एक बड़ा सिंपल और बड़ा प्यारा तरीका है। पहले तो ग्राफिकली आप नाप सकते हो, ये आप एक ग्राफ देखो। अगर इस ग्राफ पे ये सीधी लाइन में खींच दूं, लीनियर लाइन में खींच दूं, तो ये शो कर रहा है कि सब इक्वल है, सब बराबर है। जितनी पॉपुलेशन उतना ही इनकम लेवल, ये लाइन शो कर रही है। अगर मैं दोनों में कुछ कुछ शो करना चाह रहा हूं, मैं कह रहा हूं जितनी पॉपुलेशन उतना ही इनकम लेवल। देश की 20% पॉपुलेशन देश के 20% इनकम लेवल पर, वेल्थ पर कब्जा करके बैठी है। देश की 50% पॉपुलेशन देश के 50% इनकम पे कब्जा करके बैठी है। मतलब ऐसा नहीं है कि 10% देश के लोगों के पास 90% देश की संपत्ति है, वो तो बहुत इनइक्वालिटी हो जाएगी ना। तो एक इटली के स्टैटिस्टिशियन थे, इटालियन थे, जिनका नाम था गिनी, कोराडो गिनी। इन्होंने आज से लगभग 100 साल पहले 1912 में ये कॉन्सेप्ट दिया, जहाँ पे इनकम इनइक्वालिटी को ग्राफ के तौर पे नापना शुरू किया। जहाँ पे सीधी लाइन, बीच में खींची हुई लाइन, लीनियर लाइन जो 90 डिग्री पे है, ये शो करती है कि सब चंगा सी, एवरीथिंग इज इक्वल। देश के 20% लोग हैं, तो वो देश के 20% इनकम को कमा रहे हैं, वेल्थ को रख रहे हैं। देश की 50% पॉपुलेशन 50% वेल्थ संभाल रही है। देश की 90% पॉपुलेशन में 90% रिसोर्सेज बटे हुए हैं। मतलब रिसोर्सेज सब में समान रूप से बराबरी के साथ बटे हुए हैं। इनकम इनइक्वालिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। बट अगर बेटा, बट अगर ये लाइन रियलिटी में कुछ ऐसी बने, रियलिटी में कुछ ऐसी बने, तो ये जो आगे की ओर बढ़ गया लटकता हुआ पेट, जैसे इंसान का लटकता हुआ पेट होता है, दो छोले भटूरे खाने के बाद हमारा हाल होता है ना, अगर ये ऐसे उसकी तरह आगे लटक गया, तो दिस इज शोइंग इनइक्वालिटी। कि देश की मान लीजिए 20% पॉपुलेशन के पास देश की 40% वेल्थ है। क्या बोला मैंने? 20% देश के लोग कायदे से, अगर समानता होती, देश की 20% प्रॉपर्टी होती ना, ना जी ना, 40% है जी, इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी उनके पास है। तो कहीं ना कहीं वो किसी और का हक छीन कर इनइक्वालिटी क्रिएट हुई और वो आगे बढ़े, अमीर बने। देखो, अगर ये कर्व जो है, जो गिनी कोएफिशिएंट और लॉरेंस कर्व, ये जो इस ग्राफ में आप देख रहे हैं, ये लाइन को लॉरेंस कर्व कहते हैं, इस डायग्राम को। और गिन्नी ने इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया था, मैथमेटिकल फॉर्मूला। गिनी ने कहा था कि ये जितना बाहर लटका हुआ है उतनी ज्यादा इनइक्वालिटी को शो कर रहा है। लॉरेंस ने इसको ग्राफ में शो कर दिया, बस ये है फर्क। लॉरेंस कर्व, ये ग्राफ, ये लाइन है। अब ये लाइन होने को तो अब ये लाइन होने को तो ऐसी भी हो सकती थी, और ज्यादा और गहराई में इनइक्वालिटी होती, कि देश के 20% लोगों के पास देश की 80% प्रॉपर्टी है, वेल्थ है, इनकम है। लॉरेंस कर्व यही तो दिखा रहा है, जितना आगे की ओर ये फैला होगा उतना ज्यादा इनइक्वालिटी को दिखाएगा। इसको आप नंबर्स में शो कर सकते हो। नंबर जो है वो गिनी कोएफिशिएंट के तहत किया जाता है। ये एक फॉर्मूला है, इसको रट लो। व्हाट डू यू मीन बाय गिनी कोएफिशिएंट? इट इज अ फॉर्मूला टू मेजर इनइक्वालिटी। गैप अमीर और गरीब का मेजर करने के लिए, इनइक्वालिटी को मेजर करने के लिए ये फॉर्मूला यूज किया जाता है, जहां पे
0 से 1 के बीच में गिनी कोएफिशिएंट का स्कोर आता है। 0 से 1 के बीच में, 0 मतलब पूरी तरह इक्वालिटी है, जहां पे कोई फर्क ही नहीं है लोगों के बीच में। 1 जहां पे पूरी तरह इनइक्वालिटी है, बहुत फर्क है लोगों की इनकम के बीच में। और इसी कॉन्सेप्ट को ग्राफ में लॉरेंस के द्वारा दिया गया और लॉरेंस कर्व बोला गया। गिनी कोएफिशिएंट का वही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है ना। अदरवाइज एक 45 डिग्री लाइन थी, पूरी इक्वालिटी को शो कर रही थी, पर ये आगे की ओर बढ़ा और जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, ये जो बल्ज है वो इनइक्वालिटी को शो कर रहा है। जैसे मैंने दिखाया कि 20% पॉपुलेशन के पास 40, 50, 60, 70 जो भी है, इतनी परसेंट वेल्थ है। तो ये बहुत एक्सट्रीम इनइक्वालिटी को शो कर रहा है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। ऐसे ही एक और इंडेक्स है, क्वेश्चन नहीं बनेगा उस पर, पर नितिन सिंघानिया में लिखता है, तो नाम पढ़ लेते हैं, हूवर इंडेक्स, जिसको रॉबिन हुड इंडेक्स भी कहते हैं। रॉबिन हुड वो इंसान था जो गरीबों से लेकर अमीरों में बांटता था। रॉबिन हुड, या शुट्स इंडेक्स भी कहते हैं। ये भी एक इकोनॉमिस्ट के नाम पर है, बड़ा फेमस इकोनॉमिस्ट था। इनकम इनइक्वालिटी को जो मेजर किया जाता है हूवर इंडेक्स के माध्यम से। ओके, इसमें ये लॉजिक है कि अगर अमीर, हमें दिख रहा है कौन है अमीर, रिच से उसकी वेल्थ लेकर रीडिस्ट्रीब्यूट करें पुअर को टैक्स लगा के, जिस भी तरीके से, उससे इनइक्वालिटी कम हो सकती है। और इसी चीज को मेजर करता है इनकम इनइक्वालिटी कितनी है, और रिच के ऊपर कितना टैक्स या कितना उसकी इनकम को रिडिस्ट्रीब्यूट करें ताकि सबकी इनकम इक्वल हो सके। कि अगर फॉर एग्जांपल ऐसे ग्राफ बन रहा है तो कितना पीछे जाना पड़ेगा, कितना इक्वालिटी क्रिएट करनी पड़ेगी। 45 डिग्री की जो लाइन है ना, मैं 90 डिग्री बोल गया था, माफ कीजिएगा, 45 डिग्री होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हूवर इंडेक्स को शो करता है। अब इंडिया का सूरत हाल अगर आप देखेंगे, इनकम इनइक्वालिटी कितनी है इंडिया की, गिनी कोएफिशिएंट के हिसाब से हमारी इनकम इनइक्वालिटी कम हो रही है। वी आर रिड्यूसिंग इट एवरी ईयर। हमसे ज्यादा इनकम इनइक्वालिटी कई देशों में है, चाइना में है, यूएस में है, रशिया इजराइल में है। हम फिर भी ठीक ठाक हैं, इनइक्वालिटी धीरे धीरे कम कर रहे हैं। अगर इंडिया का इनइक्वालिटी का हाल बताऊं मैं, ओके, वी आर वर्किंग ऑन रिड्यूसिंग द इनइक्वालिटी इन आवर कंट्री, बिकॉज रिच हैज बिकम रिचर, पुअर हैज बिकम पुअरर। ये सच है। समाज बट चुका है दो वर्गों में, एक जिनके पास रिसोर्सेज हैं, एक जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है। इनइक्वालिटी कम करने के लिए सरकार ने क्या क्या किया, पहले तो लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन किया है, जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम पे ही शुरू हो गया था। जमींदारों से जमीन ले लेकर गरीब किसानों में बांटी गई। जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी उनको सरकार ने किराए पे जमीनें दिलवाई, और किराए की गारंटी की बढ़ेगा नहीं। हमने इंडिया में मोनोपोलीज बनने से रोकी, लीगल प्रोसेसेस के माध्यम से। पहले एमआरटीपी एक्ट था। मोनोपोली का मतलब एक बड़ी कंपनी जो पूरा राज करके बैठी है मार्केट पे। तो मोनोपोलीज को हमने इंडिया में कंट्रोल करने की कोशिश करी। आजकल एमआरटीपी खत्म हो चुका है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है जो पेनल्टी लगाती है। जैसे गूगल एक मोनोपोली बनाना चाहता है, अपने प्ले स्टोर पे और किसी ऐप को आने नहीं देना चाहता, तो उस पर हमारे देश की सरकार, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, पेनल्टी लगाता है बार बार। फिर हमने अनएम्प्लॉयमेंट कम करने के लिए महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट शुरू करा। हमने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट शुरू किया ताकि गांव में भी और शहर में भी लोगों को अनाज मिल सके। ऐसा एक टैक्सेशन सिस्टम शुरू किया जो प्रोग्रेसिव नेचर का है, और उसमें भी धीरे धीरे सुधार किए। अभी फिलहाल हमने टैक्स की दरें भी बढ़ा दी हैं, टैक्स की एग्जेम्पशन लिमिट भी बढ़ा दी है।
गरीब पे कम टैक्स लगे और अमीर पे ज्यादा लगे। और ऐसे कई सारे हमने इंडिया में स्टेप्स उठाए हैं सोशल इक्वालिटी लाने के लिए, पॉलिटिकल इकोनॉमी इक्वालिटी लाने के लिए। जैसे गांव के अंदर पंचायत के चुनाव में, शहरों में म्युनिसिपैलिटी चुनाव में 1/3 सीट्स आर रिजर्व फॉर विमेन। तो इससे पॉलिटिकल इनइक्वालिटी तो डेफिनेटली कम हुई है। हम चाहते हैं कि हम इनइक्वालिटी और कम करें धीरे धीरे। जो अमीरों में भी बहुत अमीर हो चुके हैं, सुपर रिच जिसे कहते हैं, उन पर टैक्स लगाएं। पर एक बात सुनिए, एक लिमिट से ज्यादा टैक्स लगाएंगे तो ये लोग हमारे देश को छोड़ के चले जाएंगे। सरकार कभी कहती है, कभी पॉलिटिकल पार्टीज कहती हैं इनहेरिटेंस टैक्स लगाएंगे, कि दादा से अगर पोते को कोई संपत्ति मिली तो उस पर टैक्स हो। वेल्थ टैक्स लगाएंगे, किसी के पास बहुत जमीन है, पैसा है, मिल्कियत है, उस पर टैक्स लगाएंगे। पर बेटा फिर वो लोग देश छोड़ छोड़ के भागेंगे, फिर कोई बचेगा नहीं टैक्स लगाने के लिए। फिर सरकार कहेगी अब ये क्या हो गया, ये क्या कर लिया हमने। मैं मानता हूँ इंक्लूसिव ग्रोथ चाहिए हमें, बड़ी बड़ी मशीनें फैक्ट्रियों में लगा के टेक्नोलॉजी से इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं आएगी जब तक लोगों को जॉब्स ना मिले। इसलिए तो हम जॉब्स सिक्योर करने की कोशिश करें। मनरेगा का एग्जांपल दिया, गांव में जब काम नहीं होता वर्कर्स के पास तो वो एग्रीकल्चर पे फोकस करते हैं। ठीक है ना। हम चाहते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन सुधरे और लोगों के पास ये सारी फैसिलिटी हो। हम इनइक्वालिटी इसलिए कम करना चाहते हैं। रिपोर्ट्स आई हैं अलग अलग इंडिया के अंतर्गत। एक बड़ी फेमस रिपोर्ट है, वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट, 2022 में लास्ट आई थी। इसको आप रिपोर्ट को अच्छे से पढ़ लेना और मेंस में यूज करना। पहली बात, ये निकाली किसने थी? वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब ने निकाली थी, जो पेरिस में एक एनजीओ है, जो मिडिल ईस्ट को, नॉर्थ अफ्रीका के देशों को गरीबों में भी सबसे गरीब बोलते हैं और अमीरों में सबसे अमीर, जहां पे इक्वालिटी बहुत है, वो है यूरोपियन कंट्रीज। इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट अनइक्वल कंट्रीज, ऐसा इन्होंने कहा। क्योंकि टॉप 10% इंडियंस के पास लगभग इंडिया की नेशनल इनकम का 57% हिस्सा है। देश के टॉप 10% देश के 57% इनकम को कमाते हैं। और देश का बॉटम, ये मेंस में लिखने काम आते हैं बेटा जी पॉइंट, बॉटम 50%, जो गरीबों में भी सबसे गरीब 50% है, यहाँ पे हम रिलेटिव पॉवर्टी देख रहे हैं, वो देश की 13% ही नेशनल इनकम को अर्न करते हैं। कितनी इनइक्वालिटी इंडिया में है। और ये कहा जाता है कि अंग्रेजों के टाइम पे जितनी इनइक्वालिटी थी, उससे भी ज्यादा इनइक्वालिटी आज है। ठीक है ना। इसलिए इनइक्वालिटी को कम करना सरकार की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी, सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इनइक्वालिटीज एट द हाईएस्ट लेवल। लोग जो इनकम कमाते हैं उस पर टैक्स नहीं पे करते। वन ऑफ द रीजन इनइक्वालिटी हाई होने का, प्रॉपर टैक्सेस ना पे करना। इन सारे चैलेंजेस को सॉल्व करोगे तो अपने आप देश के अंदर अ मॉडल ऑफ इक्वालिटी कैन बी क्रिएटेड। दैट इज इट फॉर दिस चैप्टर। इस चैप्टर में और कुछ नहीं है। हमने क्या क्या पढ़ा? हमने चैप्टर की शुरुआत करी थी, स्टार्ट किया था बाय स्टडिंग व्हाट इज पॉवर्टी। मैंने कॉजेज ऑफ पॉवर्टी आपके साथ डिस्कस करे, गरीबी के कारण क्या है। मैंने आपके साथ बात करी कि गरीबी को कम करने के लिए सरकार ने स्टेप्स क्या क्या लिए हैं, कौन से मेथडोलॉजी है एस्टिमेशन के। हमने बात करी कैसे इनइक्वालिटी को कम करना है, इनइक्वालिटी है किस वजह से, और भी अन्य चीजों पर चर्चा करी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है अनएम्प्लॉयमेंट, उसके साथ हम अनएम्प्लॉयमेंट, पावर्टी के कुछ और रिलेटेड इश्यूज को जोड़कर देखेंगे, समझेंगे, ताकि वी विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मेंस में क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं। जैसे फेमिनाइजेशन ऑफ पावर्टी है, वो अनएम्प्लॉयमेंट के साथ पढ़ेंगे कि भाई इंडिया में जॉब अपॉर्चुनिटीज फीमेल्स के लिए क्रिएट नहीं हो पा रही, इसलिए वो एग्रीकल्चर में ज्यादा आ रही हैं, गरीबी उनके अंदर बहुत ज्यादा है फीमेल पॉपुलेशन में। तो यार ये हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, यहाँ हम रुक रहे हैं। टेलीग्राम मेरा है CSE विद वसु सर। अगर आप अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं तो जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। पहले के लेक्चर्स अभी तक नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा। सो गुड लक गाइस, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, टेक